एएस नोवेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए आज एक नई कहानी शुरुआत करते हैं। मुझसे मदद मांगने की जरूरत नहीं है। बदतमीज कहीं के। क्या कहा तुमने? उसने अपनी आंखें सिकुड़ी। मुझे लगा कि अगर मैंने एक शब्द भी और कहा तो वह गुस्से में आकर कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ देगा। पता नहीं इस जंपर को लेकर उसका मिजाज इतना खराब क्यों रहता था। खैर, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता था। इस समय मुझे अलग अलग रूपों में बहुत सारे स्टैट पॉइंट्स मिल गए थे। मेरे शुरुआती अनुमान के अनुसार मैंने उससे लगभग 10 लाख पॉइंट्स हासिल किए थे। सुनने में ये बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन मेरे रथ चैरियट के सबसे शक्तिशाली रूप के लिए जो 1 लाख पॉइंट्स की खाई थी, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। मेरे और उसके दोनों के स्टैट पॉइंट्स मिला भी दिए जाएं, तब भी मेरा रथ अपनी पूरी ताकत के साथ केवल 10 घंटे ही चल सकता था। मैंने उस पल भगवान से प्रार्थना की कि मेरे रथ का इंटरमीडिएट रूप युद्ध के लिए सही साबित हो, वरना मेरी खैर नहीं थी। पर अगले ही पल मैंने इन सभी नकारात्मक विचारों और डर को अपने रथ की छत से दूर फेंक दिया। मेरा रथ अब ऐसी रफ्तार से दौड़ने लगा था जिसे राक्षस जैसी गति कहा जा सकता है। गजब! एंजेलिका भी हम सबके साथ आगे आकर खड़ी हो गई। उसने रथ की तेज रफ्तार से पैदा हुई हवा के झोंके से बचने के लिए अपना हाथ चेहरे पर रख लिया। अब ये कमाल का लग रहा है ना? मैं इस नतीजे से अपनी खुशी नहीं छुपा सका। इस वक्त हम उस रफ्तार से दौड़ रहे थे जो हवा में मेरे ड्रैगन्स की उड़ने की गति से भी कहीं ज्यादा थी। भाई, अब तो मान लो कि मेरा यह विशाल रथ किसी भूखे शिकारी की तरह जमीन पर दौड़ते हुए बहुत ही कूल लग रहा है। लेकिन इसे चलाने में स्टैट पॉइंट्स बहुत खर्च होते हैं। ऐसी शानदार और खुशी की घड़ी में भी उस जंपर ने कड़वी बात कहने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लिया। कोई बात नहीं, मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। मैं इसे इसी तरह 100 से ज्यादा घंटों तक चला सकता हूँ। ये तो बस 4 दिन हुए। जंपर ने अपनी आंखें घुमाई, या सटीक रूप से कहें तो कयामत एपोकैलिप्स के समय के हिसाब से सिर्फ 2 दिन। यह मत भूलो कि हम कई प्रजातियों रेसिस को मारने जा रहे हैं। मैंने निराशा का कोई संकेत नहीं दिया। मैं उस कमीने को खुश होने का मौका नहीं देना चाहता था। हम उनसे कहीं ज्यादा स्टैट पॉइंट्स लूट लेंगे। बस दुआ करो कि वे अपने कबीलों और जनजातियों के रईस शहजादे हों। उसने फिर से चुटकी ली, वरना इन 2 दिनों के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। बचेगा, मैंने मजबूती से जवाब दिया, और सिर्फ कुछ ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ। देखते हैं। हाँ, देखते हैं। हम दोनों 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए एक दूसरे को घूरते रहे। तभी अचानक ईशा की चीख सुनकर मेरा ध्यान उसकी ओर गया और मैंने सामने देखा। हम पहुंच गए। वह उत्साह से चिल्लाई, चलो अब इनकी बैंड बजाते हैं। इसे बैंड बजाना नहीं, धूल चटाना कहते हैं मेरी जान, सुमित ने कहा, जिससे पहले ईशा ने उसे घूर कर देखा। किसे मेरी जान कहा? दोबारा कहा तो तुम्हारी जान निकाल लूंगी। निकाल लूंगी नहीं, उखाड़ लूंगी, मैंने हंसते हुए सुमित को टोका। साथ ही मैंने सुमित को चेतावनी भरी नजरों से देखा। भाई, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। लेकिन जैसे ही मैंने सामने देखा, डर के मारे मेरा खून जम गया। धत तेरी की! मैं जोर से चिल्लाया और एक झटके में रथ को रोक दिया। क्या हुआ? मेरे अचानक चिल्लाने और रथ रोकने से सबका ध्यान मेरी तरफ गया। जब तुम पहले यहाँ आए थे तब क्या वह चीज वहां थी? मैंने किले की तरफ इशारा किया। मेरा इशारा जमीन पर मौजूद उन हजारों राक्षसों, कोबॉल्स, भेड़ियों और इंसानों की तरफ नहीं था। तुम्हारा मतलब किले के ऊपर उस चमकते हुए गुंबद डोम से है? जंपर ने तिरस्कार से कहा, जैसे वह उस चीज को बहुत मामूली समझ रहा हो। हाँ, वह वही था, उसने तब जोड़ा जब उसने मेरे चेहरे पर गंभीरता देखी। यह क्या है? एंजेलिका बेहतर तरीके से देखने के लिए हम सबके बीच से आगे आए। क्या ये कोई सुरक्षा ढाल प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है? यह एक सुरक्षा गुंबद है। जंपर ने अपने पुराने अंदाज में उसे सही किया। नहीं, ये वह नहीं है। मुझे उसकी उम्मीदों पर पानी फेरना पड़ा। तो फिर यह क्या है, मिस्टर जीनियस? उसने चुनौती देते हुए अपने हाथ बांध लिए। उसी पल मुझे समझ आया। उसने इस चीज को नहीं पहचाना क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसका सबसे लंबा सफर भी उस 25वें मिशन के करीब नहीं था जिसका हम जल्द ही सामना करने वाले थे। इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह किले के ऊपर मंडराती उस चीज को नहीं पहचान पाया और उसे एक सुरक्षा ढाल समझ बैठा। यह एक वर्ल्ड गेट, दुनिया का दरवाजा है, मैंने भारी आवाज में कहा, जो इस जगह को दूसरी दुनिया की ऐसी ही किसी जगह से जोड़ता है। वर्ल्ड गेट? यह क्या बला है? जंपर ने शक भरे लहजे में पूछा, लेकिन असल समस्या यह नहीं थी। अब तक मैंने जो देखा था, यहाँ मुख्य रूप से कोबॉल्स और भेड़िए ही थे।
ये वैसी ही प्रजातियां थीं जिनका सामना मैंने पहले भी किया था। और जहां तक मुझे ब्रिनिगोल्ड हमले की अपनी छोटी सी यात्रा से याद था, वे किसी दूसरी प्रजाति के लिए योद्धाओं का काम करते थे। लेकिन फिर वह प्रजाति कौन सी थी? अचानक सब कुछ अपनी जगह बैठने लगा। जंपर जैसा इंसान, जो इतना सतर्क रहता था कि एक मक्खी को भी अपने पास न भटकने दे, एक छिपे हुए हमले में जहरीले तीर का शिकार हो गया। उसके जैसे इंसान से इतनी बड़ी गलती होने की क्या संभावना थी? 0, 1000 या 10 लाख में एक भी नहीं। ये पूरी तरह से नामुमकिन था। तो मेरे सामने एक वर्ल्ड गेट था जो काफी समय से सक्रिय था और उसके आसपास कोई स्पष्ट प्रजाति नजर नहीं आ रही थी। योद्धाओं का एक झुंड जो उस प्रजाति के लिए लड़ रहा था और मेरे रथ से डरे बिना डटा हुआ था, और अंत में जंपर के साथ हुई वह रहस्यमयी घटना। ये सब अलग अलग लग रहे थे, लेकिन जैसे ही आप इसमें एक प्रजाति का नाम जोड़ते हैं, सब समझ आ जाता है। मायावी, इल्यूजनिस्ट्स, धिक्कार है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों थी? मुझे सबसे पहले उन्हीं से भिड़ना था, न कि अपने असली निशाने वाले वर्ल्ड गेट से। हमें अभी जाकर उन्हें मारना चाहिए। ईशा जोश में आ गई थी। मेरे रथ की रफ्तार और नए योद्धाओं के आने से उसका उत्साह बढ़ गया था। वर्ल्ड गेट हो या कुछ भी, हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल सकते हैं। सही कहा, सुमित ने तोते की तरह उसकी बात दोहराई। हमारे पास हमारा शक्तिशाली रथ और महान योद्धा है, हमारे पास तुम हो और वह नकाबपोश भाई, जिसने अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया। क्या तुम मरना चाहते हो? जंपर ने उसे इतनी ठंडी नजरों से देखा कि सुमित की बोलती बंद हो गई। शांति भाई, मैं यहाँ शांति के लिए हूँ। सुमित 2 कदम पीछे हट गया और ईशा के पीछे छिपने की कोशिश की। ईशा ने उसे झटक दिया और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। लेकिन इस भली महिला की बात में दम है। जंपर ने ईशा की तरफ इशारा किया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम यहाँ हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता दोस्त। हम अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी खतरनाक प्रजाति के खिलाफ आंख मूंद कर नहीं जा सकते। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरा रथ उन छिपे हुए मायावी योद्धाओं को रोकने के काबिल है या नहीं, तभी मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जिससे मेरा दिल बैठ गया। एक तरफ हटो। बिना कुछ समझाए मैं उस दिशा में भागा जहां से मुझे वह अजीब एहसास हुआ था। मैंने पलक झपकते ही अपनी दोनों तलवारें निकाली, गोल घुमा और हमसे सिर्फ 10 मीटर दूर हवा में वार किया। जैसे ही मुझे लगा कि मेरी तलवार किसी मांस जैसी चीज से टकराई है, और इससे पहले कि मैं यकीन कर पाता, वैसे ही मेरे दिल में एक के बाद एक कई बेचैन करने वाले संकेत मिले। वहां 10 थे, एक साथ 10। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। बिना किसी शक के मैंने रूहानी योद्धाओं सोलर्स को छोड़कर बाकी सभी योद्धाओं को वापस बुला लिया। रूहानी योद्धा ही एकमात्र ऐसी प्रजाति थी जिनके पास इन छिपे हुए दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त फुर्ती और सजगता थी। क्या हुआ? एंजेलिका की आवाज पीछे से आए, पर मेरे पास समझाने का समय नहीं था। घुसपैठिए। उन्हें समझाने के लिए इतना काफी था। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने अपनी हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ज्यादातर योद्धाओं को हटा दिया, इधर उधर हिलना आसान हो गया। मेरे रथ की छत अब काफी बड़ी लग रही थी, लेकिन मैं जितना ज्यादा उन्हें मार रहा था, उतने ही ज्यादा खतरे के संकेत मुझे मिल रहे थे। ये संकेत मेरे सेंस्टेट महसूस करने की शक्ति से आ रहे थे, जिसे मैंने कभी असली लड़ाई में इस्तेमाल करने लायक नहीं समझा था। वही आज मेरी जान बचा रहा था। बेशक इतने समय तक बेकार रही यह शक्ति आज इतने बड़े मौके पर काम आई। मेरा क्लास वाकई लाजवाब था। एक दूसरे की रक्षा करते रहो, मैंने 10वें मायावी को मारते हुए चिल्लाकर कहा। लेकिन ये खुशी की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा रथ उन्हें रोकने में नाकाम है, और यह वाकई बुरी खबर थी। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि क्या करना है। मेरा अगला कदम सीधा था। पागलों की तरह उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ने के बजाय मैं सीधे उस जगह गया जहाँ से वे आ रहे थे, सीढ़ियों पर। वहाँ जाने से न केवल मुझे ऊपर आने वालों को मारने में मदद मिलती, बल्कि दूसरों का ध्यान भी भटकता। चलते रहो, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। मेरे रूहानी योद्धा अपनी अजीबोगरीब रफ्तार से हर समय हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चमक रहे हों और पूरे फर्श को अपनी परछाइयों आफ्टर इमेजेस से भर रहे हों। वे परछाइयां नहीं थी, बल्कि जैसे ही वे एक जगह से दूसरी जगह जाते, उन पर हमला होता और वे फिर से अपनी जगह बदल लेते। हाँ, मारो इन्हें। मैंने देखा कि उनकी हलचल के बीच कई आकृतियां अपने छलावरण स्टेल्थ से बाहर आईं और मेरे रथ के फर्श पर मृत गिर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने ये कैसे किया, पर जो भी था, अच्छा था। मारो इन सालों को। जहां तक मेरी बात थी, मैं सीढ़ियों पर एक भारी चट्टान की तरह खड़ा हो गया। मेरी सेंस
शक्ति मुझे लगातार संकेत दे रही थी, जिनका जवाब मैं अपनी दोनों तलवारों से दे रहा था। पर एक समय ऐसा आया जब मैं मुकाबला नहीं कर सका और मुझे अपनी टांगों पर कुछ वार महसूस हुए। फिर एक बड़े हथौड़े जैसा प्रहार मेरे सीने पर हुआ, जिससे मेरे फेफड़ों की सारी हवा बाहर निकल गई। वह असली समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि मैंने 1 मिनट के लिए सीढ़ियों पर से अपना नियंत्रण खो दिया। फिर मैंने मायावियों को काटते हुए अपना रास्ता बनाया और वापस पहुंचा। तुम में से आधे यहाँ आओ। ऐसा 3 बार होने के बाद मुझे उन्हें यहाँ आने से रोकने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मुझे बस यह उम्मीद थी कि यहाँ मेरा सामना किसी परछाई मायावी शैडो इल्यूशनिस्ट से न हो जाए, वरना इस डरावनी प्रजाति से निपटते समय मुझ पर कोई श्राप पड़ सकता था। मेरे आदेश पर लगभग 40 रूहानी योद्धा चमकते हुए मेरी मदद के लिए आए। जैसे ही उन्होंने मुझे घेरा, उन्होंने बिना उंगली उठाए कई मायावियों को मार गिराया। मैंने बस इतना देखा कि उनकी काली आग कुछ सेकंड के लिए बेचैन हुई और फिर शांत हो गई। तुम में से 10 जाकर उनकी रक्षा करो। मेरे और मेरे रूहानी योद्धाओं के बेहतरीन प्रदर्शन के विपरीत मेरा ग्रुप उन मायावियों से निपटने में संघर्ष कर रहा था। उनके पास हार मानने की पूरी वजह थी। आखिर उनमें से किसी के पास भी मेरी सेंस शक्ति या मायावियों की कट्टर दुश्मन मेरे रूहानी योद्धा नहीं थे। 10 मेरे पास रहो और बाकी नीचे जाकर मेरे रथ के प्रवेश द्वार पर डट जाओ, मैंने बाकी सभी को नीचे भेजते हुए कहा। मुझे तलवारों के टकराने की आवाज़ें, गिरते शरीरों के धमकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और फिर शोर कम होने लगा। यहीं रुको, मैंने अपने फ्लो पर इधर उधर घूमते हुए कहा। अब समय आ गया था कि इस गंदगी को साफ किया जाए और अपना पलटवार शुरू किया जाए। जैसे ही मैंने मायावियों के खिलाफ स्थिति पर अपनी पकड़ मजबूत की, अब समय आ गया था कि मैं अपने इस शक्तिशाली रथ को उस अभिशप्त किले और वर्ल्ड गेट की ओर बढ़ाऊं और उन दोनों का काम तमाम कर दूं। सच तो ये था कि मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड गेट को बंद कैसे करते हैं, लेकिन अब ये सीखने का समय था। या फिर और सटीक कहूं तो मैं उस गेट पर नियंत्रण करना चाहता था। मैं यहाँ सिर्फ शहर पर कब्जा करने नहीं आया था, बल्कि इस मिशन को पूरा करने और वर्ल्ड गेट को अपने अधीन करने आया था। मेरी आंखों के सामने वर्ल्ड गेट आग के एक विशाल छल्ले के रूप में खड़ा था, जिसकी त्रिज्या रेडियस लगभग 300 मीटर थी। उस छल्ले की मोटाई कम से कम 20 मीटर थी। वह किले से 100 मीटर ऊपर हवा में मंडरा रहा था। ये किला किसी साधारण किले जैसा नहीं था। इसकी दीवारें 1 किलोमीटर के दायरे में फैली थीं और यहाँ दर्जनों मीनारें थीं। मैंने कुछ छोटी बलिस्ता, बड़े तीर चलाने वाली मशीनें और एक विशाल गुलेल कैटपल्ट भी देखी, जो हमारी सेना के लिए खतरा बन सकती थी। वर्ल्ड गेट से निकलती चांदी जैसी चमकदार रोशनी ने पूरे किले को ढका हुआ था, जिसे जंपर और बाकी लोग सुरक्षा ढाल समझ बैठे थे। मेरे रथ का ये रूप काफी नहीं है, मैंने सामने की ओर बढ़ते हुए धीरे से कहा। जंपर अपनी किसी मशीन से बाकी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उन पर हमला करने वाले मायावियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पर अब वह खेल खत्म हो चुका था। मेरे रूहानी योद्धाओं सोलर्स ने चारों तरफ उनकी लाशें बिछा दी थीं। शाबाश शेरों, मैंने उनकी तारीफ की। अब हमारे हमले का समय है। क्या अब हम उन कमीनों को कुचलने वाले हैं? जंपर अभी भी गुस्से में था। मैंने किले और उसके चारों ओर खड़ी सेना को देखा और फिर अपने रथ के आसपास नजर दौड़ाई। मेरे योद्धा रथ से बाहर निकलकर हर उस मायावी को खत्म कर रहे थे जो उनके रास्ते में आ रहा था। हाँ, हम वहीं जाएंगे, मैंने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन ये लड़ाई बहुत भयानक होने वाली है। हमारे पास तुम्हारे योद्धा हैं। एंजेलिका अब अपने डर से उबर चुकी थी। हम सबको कुचल सकते हैं। मैंने उसकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। असल में मायावियों का असली खतरा छिपकर हमला करने में नहीं था। उनका सबसे घातक रूप तब सामने आता था जब वे दूसरी सेनाओं के साथ मिलकर लड़ते थे। वे छिपकर हमारे असावधान होने का इंतजार करते। मुझे पता था कि मेरे कई योद्धा यहाँ शहीद होंगे, और अगर मेरा ग्रुप जोश में आकर लड़ाई के बीच कूदा तो वे भी गिर सकते थे। मुझे इस लड़ाई को सुरक्षा के साथ अपने पक्ष में मोड़ना था। क्या सोच रहे हो? मेरी खामोशी देखकर जंपर ने पूछा। हम सीधा आमने सामने का जोखिम नहीं ले सकते, मैंने दृढ़ता से कहा। हम ट्रोजन हॉर्स, लकड़ी के घोड़े वाली रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। क्या? सुमित को यह समझ नहीं आया, लेकिन बाकी लोग समझ गए। क्या ये वह पुरानी तकनीक नहीं है? ईशा ने अविश्वास से पूछा। मेरा मतलब है, ये तो ईसा पूर्व की बात है। हम यहाँ इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे दिमाग में क्या है? जंपर ने ईशा की तरह मेरी बात को नकारा नहीं। वह अनुभवी था और जानता था कि मेरे पास कोई न कोई ठोस वजह होगी। अगर हम खुली जंग करते तो यह मायावियों के लिए अपनी ताकत दिखाने का सबसे सही मौका होता।
इसलिए समझदारी इसी में थी कि उन्हें ऐसा कोई मौका ही न दिया जाए। मैं अपने रथ को किले के अंदर घुसाकर उसे एक अभेद्य किले में बदलना चाहता था। इसके लिए मुझे रथ की उस शक्ति की जरूरत थी जो साधारण नहीं थी। यहाँ से दूर तक मार करने वाले हमलों के लिए तैयार रहो, मैंने अपने योद्धाओं को आदेश दिया। तुम में से कुछ नीचे जाओ और रक्षात्मक मंचों डिफेंसिव प्लेटफॉर्म्स से दुश्मनों पर तीरों, भालों और कुल्हाड़ियों की बारिश कर दो। बस उन्हें जान से मार डालो। क्या इतना काफी होगा? एंजेलिका को अभी भी शक था, वहाँ हजारों दुश्मन हैं। अगर हम सीधे अंदर गए तो कुचल दिए जाएंगे। नहीं, हमारे पास एक मौका है। मैंने इशारा किया और रथ की छत के बीचों बीच मेरी विशाल बलिस्ता प्रकट हुई। यह क्या बला है? जंपर डर के मारे उछल पड़ा। जब मैं दूर था, क्या तुमने ड्रैगन कबीले का खजाना लूट लिया था? तुम ऐसा कह सकते हो, मैंने कोई सफाई नहीं दी। जाओ और बलिस्ता चलाओ, मैंने अपने गोलम्स से कहा और रथ के किनारे से झुककर नीचे चिल्लाया। रथ को घेर लो और जो भी मिले उसे खत्म कर दो। तैयार हो जाओ। जैसे ही सब सेट हो गया, मेरे ग्रुप ने भी अपने धनुष बाण निकाल लिए। क्या आप रथ को पूरी शक्ति फुल पावर मोड पर चलाना चाहते हैं? मैंने सहमति दी और रथ का मुख्य स्तंभ तेज रोशनी से चमकने लगा। पकड़ कर बैठना। मैंने अपने रथ को आगे धकेला और जोर से चिल्लाया, हमला। मेरे रूहानी योद्धा रथ की भयानक रफ्तार के साथ तालमेल बिठा रहे थे। रथ के घोड़े ड्रैगोसस दहाड़े और उनकी मांसपेशियों में बिजली जैसी ताकत दौड़ गई। धमाका। टक्कर जोरदार थी, लेकिन मुझे उसका झटका तक महसूस नहीं हुआ। पर इतना काफी नहीं था। मैंने रथ को 100 मीटर पीछे खींचकर फिर से ढाल पर दे मारा। फायर। मेरे इशारे पर गोलम्स ने बलिस्ता से हवा से बना एक काला विशाल तीर छोड़ा। किले की सुरक्षा ढाल मेरे रथ की भारी टक्कर और बलिस्ता के वार से थरथरा उठी। 10वीं कोशिश में मेरा तालमेल सही बैठा। तीर ढाल से पहले टकराया और फिर रथ ने उसे टक्कर दी। ढाल में दरार पड़ने की जोरदार आवाज आई। दुश्मन हमें घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रथ के पहियों के नीचे जो भी आया वह कीमा बन गया। हमला। जैसे ही ढाल टूटी, किला हमारे लिए खुला था। मैंने रथ को आगे बढ़ा दिया। किले की विशाल दीवारें मिट्टी की तरह ढह गईं। अब तुम्हारी बारी है। मैंने आसमान की ओर देखा जहां 3 ड्रैगन मंडरा रहे थे। मेरे इशारे पर उन्होंने किले के केंद्र में अपने घातक सांसों ब्रेथ से आग की बारिश कर दी। वही इस सेना के नेता और वर्ल्ड गेट से आने वाले मायावी मौजूद थे। मैंने अपने ड्रैगन्स को खुले हमले की छूट दे दी और अपने ट्रोजन हॉर्स को किले के बीचों बीच ले गया। अब क्या? ईशा ने बेचैनी से पूछा। हमला जारी रखो, मैंने बस इतना कहा। रूहानी योद्धा अब खुलकर लड़ रहे थे। वे दुश्मनों के शरीरों के बीच से ऐसे गुजर रहे थे जैसे रोशनी कांच की पार चली जाती है। उनकी काली आग दुश्मनों को पलक झपकते ही राख कर रही थी। भीषण युद्ध चल रहा था। हम किले के केंद्र में थे और वर्ल्ड गेट लगातार चमक रहा था। लेकिन तभी मुझे फिर से वही खतरे का संकेत महसूस हुआ। खतरे का वह एहसास मेरे और मेरे ग्रुप से महज कुछ मीटर की दूरी पर था, मेरे ही रथ की छत के अंदर। वे ऊपर कैसे आ गए? क्या इसलिए क्योंकि हम अब रुक गए थे? धिक्कार है। इन मायावियों से लड़ना वाकई सिरदर्द था। ये तो उन खतरनाक सेलवेटर्स से भी ज्यादा परेशान करने वाले थे। मेरी उलझन ज्यादा देर नहीं टिकी। मुझे एहसास हुआ कि यह सब उस ऊंचे वर्ल्ड गेट से बरसने वाली उन अजीब किरणों से जुड़ा था। सतर्क हो जाओ, मैं चिल्लाया और तेजी से रथ की छत के बीचों बीच पहुंचा। अगर पहले मेरा मुख्य काम मायावियों को नीचे से ऊपर आने से रोकना था, तो इस बार मुझे ठीक इसका उल्टा करना था। और इस बार मैं अकेला नहीं था। वापस आओ, मैंने बिना देर किए अपने 10 रूहानी योद्धाओं सोलर्स को पुकारा और उन्हें फिर से तैनात किया। बिखर जाओ और जो भी मायावी दिखे उसे खत्म कर दो। और देखते ही देखते एक खूनी जंग रथ की छत पर शुरू हो गई। इस बार मेरा ग्रुप डर के मारे बुत बनकर खड़ा नहीं रहा। जंपर ने कुछ सुरक्षात्मक चीजें निकाली और ईशा, एंजेलिका और सुमित में बांट दी। फिर जंपर की अगुवाई में वे सब हवा में वार करने लगे। भले ही वे अपने दुश्मनों को देख नहीं पा रहे थे, पर उन्हें पता था कि दुश्मन यही है और उनके हथियार किसी न किसी को तो काट ही देंगे। लेकिन हम ऐसे कब तक लड़ते? भले ही हम उन्हें मार रहे थे, लेकिन ऊपर से और भी ज्यादा मायावी चले आ रहे थे। मैं अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह डटा रहा और मेरी 10 मीटर की सेंस शक्ति के दायरे में आने वाले हर मायावी को मैं मौत के घाट उतारता रहा। पर क्या इतना काफी था? ये सब खत्म कैसे होगा? मुझे पता था कि हम ऐसे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। लड़कियां थकने लगी थीं और जंपर के दिए हुए सुरक्षा कवच पानी की तरह खत्म हो रहे थे। आखिर वे अंधों की तरह लड़ रहे थे, जबकि उनके दुश्मन उन्हें साफ देख सकते थे।
मेरे अलावा सिर्फ रूहानी योद्धा, अनुभवी जंपर और सुमित ही टिक पा रहे थे। सुमित ने अपनी भारी जंजीरों वाली लोहे की गेंदों को घुमाना शुरू किया था, जिससे वह अपने आसपास एक मौत का घेरा बना चुका था। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले मैंने रथ के सबसे घातक हथियार को सक्रिय करने का सोचा। क्या आप ग्राउंड सेपरेशन, जमीन अलग करने वाला हथियार चलाना चाहते हैं? चेतावनी, इसे इस्तेमाल करने के लिए रथ का हवा में होना अनिवार्य है। कोई बात नहीं, मैंने आदेश दिया और रथ के बहादुर घोड़ों ने अपने पंख फैलाकर पूरे रथ को हवा में उठा लिया। जैसे ही हम ऊपर उड़े, मुझे भी धुंधली आकृतियां दिखने लगी। अभी सक्रिय करो। जैसे ही हम वर्ल्ड गेट के पास पहुंचे, रथ और गेट के बीच एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार खड़ी हो गई। तभी पूरे रथ से एक चमकदार गहरा सुनहरा प्रकाश निकला। नीचे जमीन पर धमाकों की एक गूंज सुनाई दी। छोड़ दो इसे। जैसे ही किले का एक बड़ा हिस्सा रथ के प्रभाव से ऊपर उठ गया, मैंने अपने योद्धाओं को वापस अपने पास बुलाया। किले के केंद्र का लगभग 300 मीटर का हिस्सा जमीन से उखड़ चुका था, लेकिन मुख्य इमारत, जहां एम्ब्लम, प्रतीक चिन्ह था, वह रथ की शक्ति को मात देकर जमीन पर ही टिकी रही। जैसे ही मैंने आदेश दिया, जमीन का वह विशाल टुकड़ा किसी उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा। नीचे से राक्षसों और इंसानों की चीखें किसी अंतहीन दर्दनाक संगीत की तरह सुनाई दे रही थीं। तभी मेरी आंखों के सामने संदेश आया, रथ की आधी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। पूरी शक्ति वाले रूप के लिए केवल 20 मिनट बचे हैं। इंटरमीडिएट रूप के लिए 200 मिनट बचे हैं। निर्णय लें, हमें नीचे उतारो, मैंने कहा। भले ही मैंने इस हमले से उनके 1/3 सैनिक मार दिए थे, पर यह जीत के लिए काफी नहीं था। ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। मुझे एक साहसी और शायद जोखिम भरा फैसला लेना ही था। तैयार हो जाओ, मैं चिल्लाया। जैसे ही हम जमीन पर उतरे, सीधा प्रतीक चिन्ह एम्ब्लम की ओर दौड़ना। क्या? ईशा हैरानी से चिल्लाई, पर मेरे पास समझाने का समय नहीं था। वापस आओ, मैंने अपने रथ को वापस बुलाया। और जैसे ही रथ गायब हुआ, मैं दंग रह गया। मैं एक विशाल खाली जगह के बीचों बीच अकेला खड़ा था। मेरा ग्रुप, मेरे योद्धा, यहाँ तक कि दुश्मन भी वहाँ नहीं थे। ये कैसे हुआ? मैंने तुरंत अपनी इन्वेंट्री खोली। मुझे घेर लो, मैं चिल्लाया। मैं दुश्मनों की विशाल सेना के बीच अकेला था। अगले ही पल मेरे रूहानी योद्धा चारों तरफ प्रकट हो गए और उन्होंने मेरे चारों ओर सुरक्षा की परतें बना दी। तभी सिस्टम के संदेशों की बाढ़ आ गई। चेतावनी, युद्ध के बीच में रथ वापस लिया गया है। रथ ने बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल कर अपने अंदर समय की जेल, टाइम प्रिजन, सक्रिय कर दी है। रथ के अंदर इस समय 587 जीवित प्राणी कैद हैं। आप तय कर सकते हैं, उन्हें छोड़ दें, उन्हें कैद रखें, या उनके साथ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, अनिवार्य समझौता करें। 587। मेरे सैनिक तो इतने नहीं थे। मैं बुदबुदाया। फिर मुझे समझ आया, जब मैंने रथ वापस लिया, तो उसके दायरे में आने वाले दुश्मन भी उसके अंदर कैद हो गए थे। मेरे योद्धाओं और इंसानों को बाहर निकालो, मैंने आदेश दिया, और जितने भी मायावी अंदर कैद हैं, उनके साथ अनिवार्य समझौता, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट करो। मायावी इस कयामत की सबसे डरावनी प्रजातियों में से एक थे, और अब उनमें से 300 से ज्यादा मेरे रथ में कैद थे। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समझौते के लिए 1000 स्टैक पॉइंट्स की जरूरत होगी। धत तेरे की, मेरी सांस अटक गई। इतने सारे पॉइंट्स खर्च करना दर्दनाक था, लेकिन भविष्य के लिए ये मायावी मेरी सेना की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। मुझे मंजूर है, सबको बांध लो। तभी मेरे अपने साथी बाहर आए। वे सब उलझन में थे। अभी क्या हुआ था? जंपर ने चौकन्ने होकर पूछा। अभी समझने का वक्त नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैंने अपनी छोटी सेना से कहा। रूहानी योद्धा बाहर रहेंगे, ढाल वाले योद्धा और बलटोर्स उनके पीछे, बाकी सब बीच में। चलो, हम किले की मुख्य इमारत की ओर बढ़े। जमीन उबड़ खाबड़ थी, जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो, लेकिन इससे हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। समझौता प्रक्रिया 10% अनुमानित समय 5 मिनट। अगले 5 मिनट इस जंग का फैसला करने वाले थे। मायावियों ने हमारा रास्ता रोका, लेकिन सुमित, जंपर और रूहानी योद्धाओं ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया। जैसे ही हम उस 3 मंजिला इमारत के दरवाजे के अंदर पहुंचे, मुझे वह एम्ब्लम मिल गया। वह जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था और किसी नन्हे सितारे की तरह चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। इस जगह को घेर लो, मैं चिल्लाया और एम्ब्लम की तरफ लपका। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे छू पाता, ऊपर से एक शांत लेकिन भारी आवाज आई। एम्ब्लम से अपने हाथ दूर रखो। मैं तुरंत पीछे कूदा और ठीक उसी जगह एक जोरदार धमाका हुआ जहां मैं खड़ा था। धमाका भयानक था,
लेकिन मेरे ढाल वाले योद्धाओं ने समय रहते अपनी रक्षात्मक शक्ति से उसका असर दूर कर दिया, जिससे वहां बस एक गहरा गड्ढा बन गया। मेरे कुछ योद्धा उस अफरा तफरी में संतुलन खो बैठे और गड्ढे में जा गिरे। किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने मेरा गुस्सा बढ़ा दिया और मैंने ठंडी नजरों से हवा में एक विशाल बाज पर सवार उस युवा मायावी को देखा। बात शुरू करने से पहले वार करना अच्छी आदत नहीं है, मैंने शांत स्वर में कहा। ये बहुत ताकतवर है, सुमित ने पास आकर फुसफुसाते हुए मुझे आगाह किया। मुझे पता है, वह न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि इतना रईस भी था कि उसके पास ऐसे हथियार थे। पहले तो मैं उसके हमले को समझ नहीं पाया, लेकिन जब मैंने उस हरी चांदी जैसी धुंध को देखा जिसे मेरे ढाल वाले योद्धाओं ने पीछे धकेला था, तो मेरे दिल में एक सिहरन दौड़ गई। वह सिर्फ जहरीली गैस नहीं थी, बल्कि एक ऐसा श्राप था जो सीधे आत्मा को जकड़ लेता था। यही वह शख्स था जिसने सुमित को श्राप दिया था। इससे मुझे समझ आ गया कि वह कितना खतरनाक है और सुमित की हालत इतनी खराब क्यों थी। सुमित मेरी टीम का एक कीमती हिस्सा था जिसे मैंने अपनी तरफ करने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। उसे इस तरह खोना मुझे मंजूर नहीं था। तुम ही हो जो हमारे दरवाजे तोड़कर मेरे लोगों को मार रहे हो, वह पलट कर बोला। अभी पीछे हट जाओ तो मैं इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊंगा। वाह, हार और मौत के इतने करीब होकर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। दिलचस्प ... उद्धरण चिन्ह। मैंने उससे और बहस करना फिजूल समझा। उसकी अचानक मौजूदगी ने मेरी रफ्तार रोक दी थी, लेकिन मैं जानता था कि उसका मकसद क्या है। इस शहर पर हमला करने वाली यह अकेली प्रजाति नहीं थी। अगर मैं ये सोचूं कि बाकी प्रजातियां आपसी मतभेदों के बावजूद इसकी मदद के लिए नहीं आएंगी, तो यह मेरी बड़ी भूल होगी। वे आपस में दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन जब बात इंसानों को मिटाने की आती है, तो वे सब एक ढाल और एक तलवार बन जाते हैं। रोक सको तो रोक लो, मैंने उसे चुनौती दी। मैं जानता था कि इस वक्त उसे मारना मुमकिन नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं था कि मैं हार मान लूंगा। काफी जिद्दी हो, मैंने अपनी पीठ पर जानलेवा खतरों को महसूस किया, पर मेरे कदम एम्ब्लम की ओर बढ़ते रहे। अपने गेट पर मेरा इंतजार करना, मैंने साफ शब्दों में कहा। इसे हासिल करने के बाद मैं उस गेट पर कब्जा करने जरूर आऊंगा। जैसे ही मैं एम्ब्लम के करीब पहुंचा, माहौल अचानक बदल गया। मैं इसके लिए तैयार था। जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, मैंने अपने प्यारे रथ को फिर से बुला लिया। मायावियों के साथ समझौता पूरा होने में अभी 1 मिनट बाकी था, लेकिन इस वक्त अपनी और अपने योद्धाओं की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। एक भी योद्धा खोना मेरे लिए अपना हाथ पांव खोने जैसा था। गड़गड़ाहट। जैसे ही रथ प्रकट हुआ, सिस्टम की चेतावनियों भरे संदेश चमकने लगे कि बाइंडिंग प्रोसेस रुक गया है, पर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुरंत रथ के मुख्य स्तंभ में जरूरत से ज्यादा स्टैक क्रिस्टल्स झोंक दिए। रक्षात्मक ढाल सक्रिय करो। रथ के प्रकट होते ही उसकी बुनियादी ढाल खड़ी हो गई, जिसने आने वाले जानलेवा हमले को रोक लिया। लेकिन जब मैंने उसे फुल पावर मोड पर डाला, तो वह ढाल इतनी मजबूत हो गई कि उसने हमले को पीछे धकेल दिया और मेरे दिल पर छाया डर का साया हट गया। अब मैं उस हमले का असली रूप देख पा रहा था। नरक। अच्छा हुआ कि मेरे पास ये रथ था। ढाल के ठीक बाहर साक्षात नरक उतरा हुआ था। आग, बिजली और हवा में पड़ते ऐसे कटाव जो पूरी दुनिया को चीर देने पर आमादा थे। ये वो हथियार था जिसकी दहशत के किस्से मैंने सुने थे। मायावियों के देवता का आंसू, लोरसेर, द लॉसल। कयामत के इतने शुरुआती दौर में ही उनके पास इतने ऊंचे दर्जे के देवता का साथ था। वह आंसू कोई साधारण आंसू नहीं, बल्कि एक अपवित्र तरल की बूंद थी जिसमें उस देवता की नफरत और उसकी असली शक्ति का हिस्सा था। इसे छोड़ना ही एक पूरे शहर को वजूद से मिटाने के लिए काफी था। ये फरिश्तों के उस जानलेवा सितारे डेडली स्टार के बराबर का हथियार था। फिर भी मेरा रथ इस हमले का डटकर मुकाबला कर रहा था। इस हथियार की एक सीमा थी। कहा जाता है कि वह देवता अपने किसी बेहद खास वफादार को ही यह आंसू मुफ्त में देता है। दोबारा पाने के लिए बहुत सारे कठिन मिशन पूरे करने पड़ते हैं। मैंने बिना किसी कंजूसी के रथ में और क्रिस्टल्स डाल दिए। अगर जान ही नहीं रहेगी, तो इन दौलत और पॉइंट्स का मैं क्या करूंगा। मेरे आसपास खड़ा कोई भी शख्स कुछ नहीं बोल रहा था, सबकी सांसें थमी हुई थीं। आखिर इंसान अपनी कमजोरी को पहचानता है जब उसका सामना ऐसी अकल्पनीय शक्ति से होता है। बदमाश इंसान, तू अभी भी जिंदा है। वह हमला पूरे 5 मिनट तक चला। इस दौरान मैंने लगभग 8 लाख स्टैक पॉइंट्स स्वाहा कर दिए। पर मुझे गम नहीं था, पॉइंट्स फिर कमाए जा सकते हैं, जिंदगी नहीं। कसम खाता हूँ, जब मैं तुम्हारे गेट पर कब्जा करूंगा, तो तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में होगी। मैं गुस्से में चिल्लाया, तो वहां एक अजीब सी हंसी गूंजी। तो फिर जल्दी शहर आओ और मुझे ढूंढो।
जैसे ही बाहर का नज़ारा साफ हुआ, मैंने देखा कि एक बिजली जैसी रोशनी क्षितिज की ओर गायब हो गई। और जब मैंने ऊपर सिर उठाकर देखा, तो वहां उस वर्ल्ड गेट का नामो निशान तक नहीं था। यह क्या था? सुमित डर के मारे कांप रहा था और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसे देख बाकी सब भी ताश के पत्तों की तरह गिर गए। मेरे योद्धा, मेरे ड्रैगन, यहाँ तक कि जंपर भी, सिवाय मेरे। मैंने चारों तरफ देखा। रथ की ढाल ने उस देवता के आंसू की पूरी तबाही को सोख लिया था, इसलिए आसपास की इमारतें और दुश्मन सैनिक अभी भी सही सलामत थे, लेकिन वे भी मेरे साथियों की तरह ही दहशत में थे। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। हाँ, यह मेरी जीत थी। एम्ब्लम और किला अब मेरे कब्जे में थे। अब मैं यहाँ बची कुची मिली जुली सेना को कुचल सकता था, लेकिन मैं उस शख्स को नहीं मार पाया, और उससे मुझे एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। वह तो बस एक मायावी था। मैंने अपने माथे का पसीना पोंछा, और अभी तो वे खूंखार सेल्वेटर्स और हिंसक ड्रैगन्स भी बाकी हैं। धत, मुझे एहसास हुआ कि यह मिशन मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कठिन होने वाला है। एक साथ 5 ताकतवर प्रजातियों का सामना करना, और वह भी तब जब वे आपस में हाथ मिला चुकी हों, किसी जाल में पैर रखने जैसा था। मायावियों से एक छोटी सी भिड़ंत ने उन्हें इतना बड़ा हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, तो बाकी क्या करेंगे? पर मेरे पास उन्हें कुचलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपने इरादे मजबूत किए। मैं यहाँ सिर्फ बचने के लिए नहीं आया था। पहले मेरे पास ताकत नहीं थी, कोई अच्छी क्लास नहीं थी, इसलिए मैं नियति को स्वीकार कर लेता था। लेकिन अब मेरे पास एक अनोखी क्लास है, योद्धाओं की फौज है और बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं अब यहाँ रुक नहीं सकता। मेरा लक्ष्य अब सबसे ऊपर जाना है, चाहे फरिश्ते हों, दानव हो या खुद देवता। एक दिन मैं सबको अपने कदमों के नीचे ले आऊंगा। हाँ, यही मेरा मकसद है। मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिसकी दहशत पूरे ब्रह्मांड में होगी। बस देखते जाओ, मैं इस मौके को बेकार नहीं जाने दूंगा, यह मेरा वादा है। अगले आधे घंटे में दुश्मन की बची कुची सेना को कुचल दिया जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। मेरे योद्धाओं और मेरी टीम को बस अपने तनाव को निकालने के लिए एक मौके की तलाश थी, और वे दुश्मन इसके लिए बिल्कुल सही समय पर सामने आए थे। जहां तक मेरी बात है, मुझे इस लड़ाई को और देखने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरी तरफ से जीत पहले ही तय हो चुकी थी। हालांकि सच कहूं तो यह एक अधूरी जीत थी, पर जीत तो आखिर जीत ही थी। मैंने खुद से वादा किया कि अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। अब तुम्हें निष्क्रिय करने का समय आ गया है। भले ही मेरी सेना को जीतने के लिए किले की किसी मदद की जरूरत नहीं थी, पर मैं बस किसी भी अनहोनी को रोकना चाहता था। इसलिए मैं उस 3 मंजिला इमारत के अंदर गया और हवा में तैरते हुए उस एम्ब्लम प्रतीक चिन्ह की ओर अपना हाथ बढ़ाया। पिछली बार उस ताकतवर मायावी ने मुझे रोक दिया था, पर अब नहीं। क्या आप एम्ब्लम पर नियंत्रण करना चाहते हैं? जैसे ही मैंने उसे छुआ, सिस्टम का ये संदेश आया। ये पहली बार था जब मैं किसी एम्ब्लम के संपर्क में आया था, और वह भी एक सक्रिय एम्ब्लम। हाँ, चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, एम्ब्लम से चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी निकली और फिर वह अचानक काले रंग की किरणों में बदल गई। इस तेजी से हुए बदलाव ने मुझे सोच में डाल दिया। मैं जानता था कि मायावियों की शक्ति का रंग चांदी जैसा सफ़ेद होता है, तो क्या मेरी ऊर्जा का रंग काला था? ऐसा क्यों? चूंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, मैंने कंधे उचकाए और सिस्टम के अगले संदेश को देखा। अब आपका इस उन्नत एम्ब्लम पर नियंत्रण है। यह एम्ब्लम अब सक्रिय है। आप अपनी प्रोफाइल में एम्ब्लम इंटरफेस के जरिए इसे नियंत्रित कर सकते हैं। प्रोफाइल खोलो। मैंने नया इंटरफेस चेक किया और सक्रिय एम्ब्लम को निष्क्रिय मोड में बदल दिया। इन सब के बाद आखिरकार मेरे पास 2 चीज़ों पर विचार करने का समय था। इधर आओ। लड़ाई अब शांति से खत्म हो रही थी, इसलिए मैं बाहर टहला और चिल्लाया, मेरे मायावियों, यहाँ आओ। जिन मायावियों के साथ मैंने समझौता कॉन्ट्रैक्ट किया था, वे अब दुश्मनों से लड़ रहे थे, पर मेरे पास उनकी संख्या या उनकी स्टैट्स चेक करने का भी वक्त नहीं था। मेरा आदेश उनके लिए एक फरमान था जिसे वे टाल नहीं सकते थे। अगले कुछ मिनटों में 250 मायावी मेरे सामने खड़े थे। उनका शरीर इंसानों जैसा ही था, लेकिन उनकी त्वचा दूधिया सफ़ेद रंग की थी जिस पर चांदी की चमक वाले गोलाकार निशान थे जो धड़कते हुए दिल की तरह चमक रहे थे। उनकी आंखें बड़ी और गोल थीं, पर इंसानों की तरह पलकें नहीं थीं। उनकी आंखों पर एक पतली झिल्ली जैसी परत थी जो पानी से पाला बनने और फिर पिघलने की तरह तेजी से आ जा रही थी। मैं उन्हें देख रहा था और उनके अंदर मेरे प्रति नफरत और गुस्सा महसूस कर रहा था। जाहिर है, उन्हें मेरा गुलाम बनने के लिए मजबूर किया गया था,
और उनकी इन भावनाओं में मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मुझे उनसे सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए थी, आज्ञाकारिता और उनकी ताकत, और सिस्टम की निगरानी में हुए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ने ये दोनों चीज़ें पक्की कर दी थी। तुम्हारी वर्तमान शक्तियाँ क्या हैं? मैंने आदेशात्मक लहजे में पूछा। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? उनमें से एक ने इतनी हेकड़ी से बात करने की हिम्मत की। मैं उनकी खामोश दुश्मनी तो झेल सकता था, पर भाई, मैं अपने सामने किसी भी तरह की बगावत बर्दाश्त नहीं करने वाला था। तुम मरने वाले हो। मैंने बस अपनी प्रोफाइल खोली और दूसरों के साथ किए गए समझौतों की लिस्ट देखी। वह लिस्ट काफ़ी लंबी थी, पर जैसे ही मैंने उस शख्स के बारे में सोचा, उसके नाम के साथ कंट्रोल की एक छोटी विंडो खुल गई। उसका नाम एलिंगर था। बिना सोचे समझे मैंने उसे मौत की सज़ा पनिशमेंट दी। उसे सज़ा देने के और भी कई तरीके थे, जैसे उसकी शक्तियाँ सील करना या उसे शारीरिक दर्द देना, पर मुझे एक मिसाल कायम करनी थी। चीखते हुए एलिंगर की तरफ देखे बिना मैंने वह विंडो बंद की जो अब धुंधली ग्रे हो गई थी, और बाकी सब की तरफ देखा। मैं कोई लोकतांत्रिक इंसान नहीं हूँ, इसलिए अपनी राय अपने पास ही रखो वरना। मैंने एलिंगर की लाश की तरफ इशारा किया और पूछा, अब मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई फालतू बात करे। छिपकर रहना, स्टेल्थ और उस दौरान तेजी से हिलना हमारी जन्मजात प्रतिभा है। उनमें से एक बोला और उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। ऐसा लगा कि पहले उन्होंने मुझे नर्म समझा था, पर अब भले ही मेरे साथ कई लोग समझौतों से बंधे हों, लेकिन इन जैसी दुश्मन प्रजातियों से निपटना एक अलग बात थी। ये सिर्फ ताकत की भाषा समझते थे, जैसा मैंने अभी किया। तुम्हारी मायावी अलूशन शक्तियों का क्या? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। उनकी प्रजाति का नाम सिर्फ छिपने की वजह से नहीं था, बल्कि दूसरों पर मायावी हमले करने की वजह से था। पर पूरी लड़ाई के दौरान उनमें से किसी ने भी ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे सिक्कों कॉइन्स का खर्च होता है, उनमें से एक ने कड़वाहट से कहा। और अगर सिर्फ सिक्कों की बात होती, तो वह ताकतवर शख्स जो बाद में आया था, वह मुझ पर इसका इस्तेमाल जरूर करता। हमें इंटेलिजेंस स्टैट पॉइंट्स भी 300 से ऊपर चाहिए होते हैं, एक और ने जोड़ा, और साथ ही ब्लेसिंग पॉइंट्स भी। समझ गया। तो इस स्टेज पर असली समस्या स्टैट पॉइंट्स की थी। मुझे ये पहले नहीं पता था। ये सोचकर कि मैं उन मायावियों से कितना डरा हुआ था, मुझे खुद पर हंसी आई। जानकारी ही ताकत है, और कयामत के ये दिन हर बीतते पल के साथ इस बात को साबित कर रहे थे। तो वे अभी अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तुम में से कितनों को देवताओं का समर्थन प्राप्त है? मैंने एक छोटी सी उम्मीद के साथ पूछा, जो तुरंत टूट गई जब उन सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। धत, ये तो बहुत बुरा था। बुरी बात यह नहीं थी कि वे दूसरे देवताओं का समर्थन नहीं ले सकते थे, बल्कि यह थी कि उन्हें जिन देवताओं ने गोद लिया था, वे सभी मायावी प्रजाति के देवता थे, जो इंसानों और इंसानी देवताओं के कट्टर दुश्मन थे। इसलिए ये सोचना कि उनके देवता उन्हें आशीर्वाद देंगे या पॉइंट्स देंगे, एक मजाक था। मेरे पास ऐसे मायावियों का ढेर था जिनके देवता इंसानों से नफरत करते थे। इससे बुरा और क्या हो सकता था? इससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका मुझे पता था। फरिश्तों एंजल्स की बदौलत मुझे पता था कि ब्लेसिंग पॉइंट्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, वैसे ही जैसे उन्होंने मुझ पर उस डैडली स्टार से हमला करने के लिए किया था। डैडली स्टार की याद आते ही मुझे सुकून मिला। मेरे रथ ने उस मायावी देवता के आंसू का जिस तरह मुकाबला किया था, अब मुझे यकीन था कि मैं अकेले ही उस डरावने हथियार से निपट सकता हूँ। तभी मुझे अपने चैनल के उन आलसी देवताओं की याद आई। उन्होंने अभी तक कोई ऑफर क्यों नहीं दिया? और उस रहस्यमयी महान देवता हाई गॉड का क्या हुआ जिसके बारे में जंपर ने बताया था? मुझे लगा कि उन्होंने मुझे अपने पंथ पैंथियन में शामिल करने का मौका खो दिया है। ठीक है, अब जानकारी जुटाने का समय है। मैंने उन विचारों को किनारे किया और मुख्य मुद्दे पर आया। उस वर्ल्ड गेट के बारे में तुम क्या जानते हो जो अभी यहाँ से गायब हुआ है? वर्ल्ड गेट दुर्लभ और बेहद कीमती होते हैं, पर जैसा मैंने देखा, वह गेट एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम था। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। इसे समझाना आसान है, हुजूर, उनमें से एक ने कहा। मुझे लॉर्ड स्वामी कहकर बुलाओ, मैंने उसे टोका। जी मेरे लॉर्ड, असल में वह मुख्य गेट नहीं था, वह सिर्फ एक सहायक गेट सब्सिडरी गेट था जिसे बहुत सारे सिक्कों और ब्लेसिंग पॉइंट्स खर्च करके बनाया गया था। तो तुम्हारा मतलब है कि शहर में कहीं एक मुख्य वर्ल्ड गेट है और यह सिर्फ उसकी एक शाखा थी? उसने सिर हिलाया। फिर तुमने इतना खर्च करके एक सहायक गेट क्यों बनाया? मुझे समझ नहीं आया। गेट खोलना संसाधनों की भारी बर्बादी थी।
हमें इंसानों की जरूरत थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। इंसानी गुलाम जिन्हें हम मजदूरी के लिए इस्तेमाल कर सके और अपने देवताओं को उनकी बलि चढ़ा सकें। बलि, ब्लेसिंग, सैक्रिफाइस। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मेरा गुस्सा इतना साफ था कि वे सब खामोश हो गए, पर उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। धत, मैंने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि दूसरी प्रजातियां भी यही कर रही हैं, है ना? उन्होंने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि सेल्वेटर्स और ड्रैगन्स ने हमसे पहले ही शहर के चारों ओर अपने बाहरी गेट बना लिए थे, उनमें से एक ने बताया। मैंने ये भी सुना कि ड्रैगन्स किसी वजह से बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने कबीले के बड़े अधिकारियों की मदद से एक नहीं बल्कि 2 गेट खोले हैं। ये सुनकर मुझे नीलामी ऑक्शन वाला वह ड्रैगन याद आ गया। शायद वही इस गुस्से के पीछे था। बलि चढ़ाना गैर इंसानी प्रजातियों के लिए एक बहुत ही क्रूर पर आम बात थी। उनकी नज़र में इंसान सबसे नीची नस्ल थे। हमें गुलाम समझना आम था, लेकिन उनके देवता न जाने क्यों हमसे इंसानों की बलि मांगते थे। इसके बदले उन प्रजातियों को ढेर सारे ब्लेसिंग पॉइंट्स बहुत आसानी से मिल जाते थे। हमें भेड़ बकरी की तरह कटते हुए देखने की सोच ने मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इसका मतलब था कि मैं जितना वक्त बर्बाद करूंगा, वे उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि ये सहायक गेट कहाँ हैं? मैंने उम्मीद के साथ पूछा, पर उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। हमें सिर्फ अपने गेट का पता था, एक ने कहा, लेकिन सभी सहायक गेट जर्सी सिटी के चारों ओर लगभग 20 मील के दायरे में बने हुए हैं। 20 मील, ये छोटी जगह नहीं है। मैंने गहराई से सोचा और फिर ऊपर देखकर चिल्लाया, नीचे आओ। सूं, सूं, सूं। पिछली लड़ाई के दौरान, जब मैं संकट के उन तनावपूर्ण क्षणों का सामना कर रहा था, तब ड्रैगन्स को अपनी शक्ति दिखाने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन अब, इतने बड़े इलाके की टोल लेने के लिए उनसे बेहतर और कौन हो सकता था? तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ, मैंने 3 दिशाओं की ओर इशारा करते हुए कहा। शहर से बचकर उसके आसपास के इलाकों की तलाश करो। ऐसी किसी भी चीज को ढूंढो जो उस गेट की तरह दिखती हो जिसे हमने अभी यहाँ तबाह किया है। वही, जिसके ऊपर आग का घेरा है। एक ड्रैगन ने भारी आवाज में पूछा। हाँ, मैंने सहमति दी। जैसे ही वह मिले, उस जगह को चिन्हित करने में संकोच न करना और दूसरे की तलाश में जुट जाना। हमें यहाँ कम से कम 5 से 6 गेट ढूंढने हैं। अभी जाओ और तेज उड़ने में कोई कसर मत छोड़ना। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, समझ गए? दहाड़। तीनों ने एक साथ दहाड़ लगाए और अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। कुछ ही सेकंड में वे मेरी आंखों से ओझल हो गए। अब शहर के अंदर के हालात क्या हैं? दूसरा रहस्य सुझाने के बाद, अब जर्सी सिटी के अंदर की स्थिति का आकलन करने का समय था। शहर में गहरी अफरा तफरी मची है। अचानक मिले इस जवाब ने मुझे चौंका दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने गंभीर लहजे में पूछा। मैं बस शहर की उन 5 बड़ी प्रजातियों के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिमाग में यह बात कभी नहीं आई कि शहर अब भी उनके शासन को चुनौती दे रहा होगा। आखिर वे 5 बड़ी प्रजातियां थीं और उनके गेट काफी समय से खुले हुए थे। अब तक शहर का पतन कैसे नहीं हुआ? यह मेरे लिए अविश्वसनीय और चौंकाने वाली खबर थी। पूरे शहर में मानव जाति के कई प्रतिरोध पॉकेट्स, रेजिस्टेंस पॉकेट्स हैं। पहले बोलने वाले मायावी ने अपनी बात जारी रखी। उनमें से सबसे मजबूत द हाइट्स नामक क्षेत्र में है, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। द हाइट्स? मैंने संदेह से पूछा, उस जगह में ऐसा क्या खास है? हमें इसके बारे में नहीं पता, क्षमा करें लॉर्ड, उसी मायावी ने कहा। हमारा मुख्य गेट दक्षिण में ग्रीनविले नामक स्थान पर स्थित है। ग्रीनविले? मैंने एक पल सोचा और फिर कहा, वहां सबसे अंत में जाएंगे। तो उस जगह के सबसे करीब कौन सा गेट है? क्या तुम्हें पता है कि किस प्रजाति का गेट वहां है? हमने सुना है कि ड्रैगन्स वहां नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे असफल रहे, मायावी ने उत्तर दिया। क्या ड्रैगन्स भी असफल हो गए? यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। मुझे लगा था कि वहां सक्यूबस प्रजाति का गेट हो सकता है, जिन्हें 5 बड़ी प्रजातियों में सबसे कमजोर माना जाता है। एक बात है जिससे लॉर्ड अवगत नहीं है। मेरी उलझन देख उस मायावी ने और दिलचस्प तथ्य बताए। भले ही गेट्स हमें इस दुनिया में आने की अनुमति देते हैं, लेकिन हम एक अवैध रास्ते से यहाँ आए हैं। अवैध रास्ता? वह कैसे? उसने मेरी दिलचस्पी जगा दी थी। हमें अगले मिशन क्वेस्ट की शुरुआत से पहले गेट सक्रिय नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अपने देवताओं की मदद से हमने एक खामी लूपहोल का फायदा उठाया और यहाँ पहुँच गए। वह रुका और फिर बोला, हम केवल अपने गेट्स के आसपास के एक छोटे से क्षेत्र में ही शक्तिशाली रह सकते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमारे सभी स्टैट्स और शक्तियाँ काफ़ी कम हो जाती हैं। मैंने सुना है कि इसे सिस्टम की निष्पक्षता
या ऐसा ही कुछ कहा जाता है। मैंने उसकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। आखिर मुझे पता था कि सिस्टम निष्पक्ष है और कयामत एपोकेलिप्स में अन्य प्रजातियों के समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए इस हद तक जाता है। यदि प्रजातियां किसी खामी का लाभ उठाने में सफल हो गईं, तो सिस्टम हस्तक्षेप करेगा और उनकी क्षमताओं को प्रतिबंधित कर देगा, जैसा कि अभी हुआ था। तो यहाँ के इंसान आखिरकार किस्मत के धनी निकले। मैं मुस्कुराते हुए अपने आप से बुदबुदाया। सच तो यह है कि मैंने इस शहर से किसी भी इंसान को अपनी टीम में शामिल करने की उम्मीद छोड़ दी थी। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता था जब 5 बड़ी प्रजातियां कई घंटों से शहर पर नियंत्रण कर रही थी। लेकिन इस खबर ने आने वाली खूनी भिड़ंत के लिए नई संभावनाएं और विकल्प खोल दिए थे। इसका मतलब ये भी था कि अगर मैंने समझदारी से काम लिया, तो मेरे सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। बस इंतजार करो, मेरी अगली चाल तुम्हें हैरान कर देगी। लेकिन एक बुरी खबर भी है, मायावी ने मेरी खुशी पर पानी फेरते हुए कहा। मैंने यहाँ आने से पहले सुना था कि प्रजातियां किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही हैं, जो शहर के सभी इंसानों को मारने के लिए काफी घातक है। हथियार? मेरा ध्यान गॉड टीयर, देवता का आंसू, और स्टार वेपन की ओर गया। दोनों ही घातक माने जाते थे। राक्षस? लेकिन अगले स्पष्टीकरण ने मुझे एहसास कराया कि मैं कितना गलत था। वे अगले कुछ घंटों के दौरान शहर में बड़ी संख्या में हाइब्रिड मॉन्स्टर्स, मिश्रित राक्षस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ओह, मुझे लगा कि यह शहर के इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सामान्य राक्षसों से निपटना एक बात है, और हाइब्रिड से निपटना दूसरी। मैंने एक बार सेंट्रल पार्क में एक हाइब्रिड राक्षस का सामना किया था। वे राक्षस बेहद घातक थे। चूंकि वे राक्षस थे, इसलिए सिस्टम उन पर ज्यादा सीमाएं नहीं लगाएगा। ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपरिपक्व इमैच्योर बनाया जा सकता था, जैसा कि मैंने सामना किया था। लेकिन उन सीमाओं के बावजूद उस राक्षस को मारना टेढ़ी खीर थी। यदि मैं वहां नहीं होता, तो मुझे संदेह है कि सैकड़ों इंसानों का समूह भी एक हाइब्रिड राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त होता। और अब ये प्रजातियां उन राक्षसों के झुंड को इंसानों पर छोड़ने वाली थीं। निर्दयी, इन प्रजातियों को कयामत की 5 बड़ी प्रजातियां, आतंक का असली रूप, बिना किसी ठोस कारण के नहीं कहा जाता था। लेकिन अगर समस्या सिर्फ इन हाइब्रिड राक्षसों की थी, तो मैं इसे अपने लिए बड़ी समस्या नहीं मानता था। आखिर मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं किसी भी हाइब्रिड राक्षस पर भारी पड़ सकता था, भले ही उनका झुंड ही क्यों न हो। तो मेरे दिमाग में योजनाएं बनने लगीं। पहला कदम अन्य प्रजातियों के बाहरी गेट्स पर हमला करना होगा। फिर मैं शहर के अंदर जाऊंगा और बड़ा खेल शुरू करूंगा। हम जीत गए, हमने सबको मार डाला। वे इसी के लायक थे। उन कमीनों ने पिछले हमले से मेरी जान ही निकाल दी थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो गई है और मेरी टीम अपने अपने तरीके से जश्न मना रही थी। जंपर चुपचाप आकर मेरे पास खड़ा हो गया और मेरे आसपास के मायावियों को देखने लगा। इनके मुंह से कुछ काम का निकला। जंपर ने अपनी तलवार उनकी ओर इशारा करते हुए पूछा, या मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? हाँ, हम इन्हें बुलवा भी सकते हैं और नचवा भी सकते हैं। ईशा जब युद्ध मोड में होती थी, तो वह वास्तव में डरावनी लगती थी। मुझे उन्हें मजबूर करने दो। सुमित ने अपनी खून से सनी धातु की गेंदों को मायावियों की ओर धमकी भरे अंदाज में घुमाया। ये लोग भी ना, ये मेरे साथी हैं दोस्तों। मैंने उन्हें कुछ भी बेवकूफ़ी भरा करने से रोक दिया। चलो बस कुछ मिनट आराम करते हैं। हमारे पास अभी कई लड़ाइयाँ बाकी हैं। जीतने के लिए एक और किला? एंजेलिका ने पूछा। वह और अधिक किले तबाह करने के लिए उत्सुक लग रही थी। वर्ल्ड गेट्स, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अभी तबाह किया है। मैंने अपने रथ की ओर इशारा करते हुए कहा। जाओ और करुणा, करोलिन और आकाश, एलेक्स को देखो, वे जल्द ही होश में आ जाने चाहिए। और तुम्हारा क्या? जंपर हमेशा सतर्क और सावधान रहता था। वह बंदा वाकई हर समय मेरी नसों पर चढ़ने का काम बखूबी कर रहा था। मैं अपने पुरस्कार इकट्ठा करने जा रहा हूँ, मैंने आंखें घुमाते हुए कहा। मैंने उनमें से अधिकांश को मारा है, इसलिए मेरे पास इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ है। धत, मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गई थी। ईशा सचमुच उछल पड़ी और पूरे स्थान पर बिखरी लाशों की ओर दौड़ गई। मेरा इंतजार करो, सुमित हमेशा की तरह उसके पीछे हो लिया, जबकि एंजेलिका ने हवा में मुझे किस किया और कहा, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो रथ में कई खाली कमरे हैं। मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का बदला किसी भी तरह चुका सकती हूँ। उसने आंख मारी और उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ी। दयनीय, जंपर ने ठंडे लहजे में टिप्पणी की और अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे मैंने ऐसा कुछ प्रस्तावित किया हो, न कि एंजेलिका ने। चलो भी भाई, मैंने तो उसे जवाब तक नहीं दिया। वह विश्व स्तर की सुंदरी थी,
एक ऐसी लड़की जो जानती थी कि लड़की के सबसे मजबूत हथियार क्या होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मैं मस्ती करने के मूड में नहीं था और उसकी तमाम कोशिशों ने मेरे दिल को जरा भी नहीं झकझोरा। जिसने मेरे दिल को थोड़ा हिलाया था वह कोई और थी। लेकिन क्या इसके बारे में सोचने का ये सही समय था? क्या वह वही महिला थी जिसे मैं ढूंढ रहा था? सच कहूं तो प्यार के इन मामलों में मैं बहुत अनाड़ी हूं। इन सभी बेकार के विचारों को दरकिनार करते हुए मैं बड़े उत्साह के साथ अपने पुरस्कार इकट्ठा करने गया। आखिर मैंने यहाँ ढेर सारे मायावियों और अन्य प्रजातियों को मारा था और मैंने उन पर अचानक हमला किया था। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में मायावियों को उनकी दुनिया से यहाँ जल्दबाजी में भेजा गया था। इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि इस बार लूट का मेरा हिस्सा कयामत की शुरुआत के बाद से मेरी सबसे बड़ी कमाई हो सकता है। जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा। आखिर मेरे रथ ने अपने अद्भुत और दुर्जयपूर्ण शक्ति संस्करण फुली पावर्ड वर्जन में साबित कर दिया था कि वह कितना योग्य है। लेकिन उस रूप ने मेरे बहुत सारे स्टैट पॉइंट्स खर्च कर दिए थे। ये भी न भूलें कि मैंने स्टार वेपन की टक्कर के एक हमले को रोकने के लिए अपने भंडार का आधे से ज्यादा हिस्सा खाली कर दिया था। इसलिए मुझे और अधिक की जरूरत थी, अधिक स्टैट पॉइंट्स, अधिक दुर्लभ सामग्री और खजाने, और वह सब कुछ जो मेरे रथ को ईंधन देने और उसे हर समय बेहतरीन स्थिति में रखने में मदद कर सके। और मुझे वही मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी, लगभग 2 मिलियन स्टैट पॉइंट्स। बुरा नहीं है, मैंने सिक्कों पर एक नज़र तक नहीं डाली। अभी के लिए मुझे केवल स्टैट पॉइंट्स की परवाह थी और कुछ नहीं। मैं बाजार से और स्टैट पॉइंट्स खरीद सकता हूँ। मैंने मार्केट इंटरफेस खोला और देखा कि कई स्टैट पॉइंट्स बेचे जा रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से स्टैट पॉइंट्स खरीदना व्यावहारिक नहीं था। आखिर मुझे हजारों की जरूरत थी। इसलिए मैं सीधे नीलामी ऑक्शन की ओर बढ़ा। एक सिंगल स्टैट क्रिस्टल की कीमत मूल रूप से 2 लाख सिक्कों पर बिक रही है। बुरा नहीं है। मैंने नीलामी की लंबी सूची को स्कैन किया, लेकिन अभी के लिए किसी भी चीज में भाग लेने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिर मुझे न केवल स्टैट पॉइंट्स की जरूरत थी, बल्कि 5 बड़ी प्रजातियों पर विजय पाने के लिए कई अन्य चीजों की भी जरूरत थी। तुम्हें जरूर बहुत सारी चीजें मिली होंगी। जैसे ही मैंने अपनी इन्वेंट्री की जांच पूरी की, एंजेलिका आए और बिना बुलाए मेरे सीने से लग गई। और जैसा कि उसने ऐसा करने की हिम्मत की थी, मैंने बस बिना पलक झपकाए उसे देखा। और तुम्हें भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। तुम्हारी तरह नहीं, जाहिर है। ईशा आए और हमेशा की तरह सुमित उसकी परछाई की तरह पीछे आया। ओह, तुम दोनों को इसमें दिलचस्पी लग रही है कि मुझे क्या मिला। मैं मुस्कुराया। तुम्हें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। जंपर भी आ गया। हमारा सामान लेने के बजाय तुम्हें बदले में कुछ दान करना चाहिए। मैं गरीब हूँ, मैंने दयनीय लहजे में कहा, जो वाकई ईमानदार था। तुम्हें अपनी इन्वेंट्री मुझे दान कर देनी चाहिए। कंजूस हर्ष, एंजेलिका ने मुंह बनाते हुए मुझे धीरे से मुक्का मारा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मैं हंसा और उनके इस नाटक को खत्म किया। जाओ और आकाश और करुणा को देखो। कंजूस हर्ष, ईशा ने कहा, जबकि एंजेलिका ने मेरी ओर आंखें घुमाई। सुमित हमेशा की तरह ईशा के पीछे हो लिया। कुछ अच्छा मिला। जंपर मेरे साथ सद गया। उस मामले को छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं दिख रहा था। भाई, अगर मेरी इन्वेंट्री एक सागर थी तो तुम्हारी एक महासागर थी। अभी कुछ भी चेक नहीं किया। मैंने झूठ बोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, मेरी आंखों के सामने एक अजीब संदेश उभरा। अज्ञात देवता आपको ट्रांस अपोकैलिप्स विजिट का निमंत्रण भेजते हैं। निमंत्रण केवल अगले 5 मिनट के लिए मान्य है। क्या आप स्वीकार करते हैं? आखिरकार उस रहस्यमयी देवता से संपर्क की मेरी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब वह मुझे ऐसे तरीके से आमंत्रित कर रहा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं जाना था। क्या हुआ? मेरी अचानक खामोशी को देखकर जंपर ने पूछा, क्या तुमने कभी ट्रांस अपोकैलिप्स निमंत्रण के बारे में सुना है? क्या साक्षात देवता ने तुम्हें मिलने का बुलावा भेजा है? धत, उसने तुमसे संपर्क भी कर लिया। तो तुम जानते हो कि यह सब क्या है। मुझे थोड़ी राहत मिली। हालांकि मुझे पता था कि देवता मुझे जाल में फंसाने जैसी ओछी हरकतें नहीं करेंगे, लेकिन जिसके बारे में कुछ पता न हो उसे स्वीकार करना भी एक अलग चुनौती थी। इसे स्वीकार करो, समझदार जंपर ने मेरा मन पढ़ लिया। समय बर्बाद मत करो। ऐसे निमंत्रण में एक एक सेकंड कीमती होता है। और वह अचानक रुक गया और डरते हुए इधर बिधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उसकी बात सुन लेगा। भाई, बस भी करो। अपनी इस हद से ज्यादा सावधानी को छोड़ो। हम सब यहाँ एक ही पक्ष में हैं। जब तुम वहाँ हो तो कुछ कीमती चीजों के बदले सिक्कों का सौदा करने की कोशिश करना। उसके बदसूरत मुखौटे के पीछे से भी मैंने उसे आंख मारते देखा।
वो कमीना, ऐसा लगता था कि उसे पहले भी ऐसा निमंत्रण मिल चुका था, वरना वह मुझे ऐसा संकेत कैसे दे पाता। ठीक है, सब सुरक्षित लग रहा था, और उसके उकसाने वाले रवैये के कारण मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तुम यहाँ कमान संभालो, किसी को रथ के पास मत आने देना। साथ ही, अगर ड्रैगन्स वापस आएं, तो उनसे मिली जानकारी के आधार पर एक विस्तृत नक्शा बनाने की कोशिश करना। मेरी बात बीच में ही कट गई क्योंकि अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। काले रंग की ऊर्जा के तूफान ने मुझे घेर लिया और सब कुछ ओझल हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अंतहीन सितारों भरे आसमान में पाया। रोशनी धुंधली थी, बिल्कुल मेरे संसार के आसमान जैसी। मैं सीढ़ियों से भरी एक लंबी सड़क के सामने खड़ा था। सीढ़ियां होने के बावजूद मुझे लगा कि रास्ता ऊपर नहीं बल्कि सीधा आगे जा रहा है। अंत में मुझे एक बड़ा गोल मंच प्लेटफॉर्म दिखाई दिया जो घने काले बादलों पर टिका था। वहां एक अजीब सा सन्नाटा और अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। धत, क्या मुझे किसी उच्च श्रेणी के देवता ने बुलाया है? सच में, आगे आओ, उस मंच से एक गहरी और रोबीली आवाज आई। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, मैंने एक अजीब चीज महसूस की। सफेद संगमरमर की सीढ़ियों पर मेरे हर कदम के साथ काली ऊर्जा ऐसे फैल रही थी जैसे मैं कोई महामारी फैला रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसी ही काली ऊर्जा थी जो एम्ब्लम पर कब्जा करते समय दिखी थी। लेकिन मुझे कोई दबाव या खतरा महसूस नहीं हुआ। मंच एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। इसके चारों ओर दीवार नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी विशाल मूर्तियां थीं। जब मैं करीब पहुंचा, तो देखा कि वे काले पत्थर की थीं जिन पर सोने की बारीक रेखाएं दिल की धड़कन की तरह चमक रही थीं। हर मूर्ति लगभग 100 मीटर ऊंची थी और उन सब का चेहरा एक जैसा था, एक सियार जैकल का चेहरा। इस चेहरे को देखते ही मैं पहचान गया। धत, मैं मिस्र इजिप्शियन के महान देवताओं में से एक अनुबिस के सामने हूँ। वह मृत्यु का देवता था। पूरे मंच पर पिच ब्लैक पत्थर से बनी सिर्फ 2 कुर्सियां थीं। एक बहुत बड़ी थी और दूसरी छोटी। बड़ी कुर्सी पर एक विशालकाय आकृति पालथी मारकर बैठी थी और अपना सिर एक हाथ पर टिकाकर मुझे दिलचस्पी से देख रही थी। आओ, उस विशाल देवता ने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, सफेद फर्श पर मेरे पैरों से निकलती काली ऊर्जा ने एक लंबा रास्ता बना दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे इससे घबराहट नहीं, बल्कि एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। हैरान हो, जब मैं उस पत्थर की कुर्सी पर बैठा, तो देवता ने पूछा। वह कुर्सी उम्मीद के उलट काफी आरामदायक थी। मुझे नहीं पता कि यह ऊर्जा मुझमें से क्यों निकल रही है, मैंने ईमानदारी से कहा। तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन सही समय आने पर, देवता ने अपने प्याले से लाल शराब का घूंट लेते हुए कहा। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मृत्यु के देवता अनुबिस। मैंने ऐसे कहा जैसे ये कोई आसान पहेली हो। दिलचस्प, उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से पर एक काला कोहरा छाया हुआ था। मैं कहूँगा कि तुम सही भी हो और गलत भी। अचानक हवा में एक सफ़ेद संगमरमर की मेज प्रकट हुई। उसने अपना प्याला उस पर रखा और कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया। मैं अनुबिस नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ उनकी ओर से आया हूँ। तो फिर तुम कौन हो? अगर वह अनुबिस नहीं था, तो इसका मतलब था कि वह उच्च श्रेणी का देवता नहीं था। मुझे नीरो कहा जाता है। वह मेरी प्रतिक्रिया देखने के लिए रुका। रोमन सम्राट नीरो, मैंने यकीन करने के लिए पूछा। उसने बस सिर हिलाया। तुम्हारे जैसा एक छोटा देवता मुझे इस तरह जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हुआ और जाने लगा, लेकिन उसकी अगली बात ने मुझे रुकने और वापस बैठने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि रोमन पंथ पैंथियन का एक देवता मिस्र के पंथ से कैसे जुड़ा है? दरअसल ये सवाल मेरे मन में भी था, पर साथ ही मुझे इस बात का गुस्सा था कि इतनी योजना बनाने के बाद मुझे एक निचले दर्जे के देवता का निमंत्रण मिला। तुम्हारे पास अपनी बात समझाने के लिए 1 मिनट है। मैं वापस बैठ गया, वरना मैं चला जाऊंगा। तो फिर मुझे ये बताओ। उसने उंगलियां चटकाईं और उसके हाथ में एक काला डंडा स्टाफ प्रकट हुआ जिसके ऊपर सियार का सिर बना था। तुम्हारे चैनल के देवताओं ने तुम्हारे उस दिलचस्प ऑफर पर अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? हाँ, यह एक पहेली थी। अगर यह ऑफर किसी छोटे देवता की तरफ से था, तो बाकी बड़े देवता डरपोक बिल्लियों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे थे? मैं यहाँ अपनी तरफ से नहीं, बल्कि दूसरों का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। दूसरों का? मैंने हैरानी से पूछा। दूसरों से उसका मतलब निश्चित रूप से उच्च श्रेणी के देवताओं से था। क्या तुम अनुबिस के संदेशवाहक के रूप में यहाँ हो?
मैंने फिर पूछा। उसने प्याले से शराब का घूंट लिया और जानबूझकर समय बर्बाद करने लगा। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। मैं यहाँ मानव जाति के मृत्यु पंथ, ह्यूमन रेस पैंथियन ऑफ डेथ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसने आखिरकार कहा। मानव जाति का मृत्यु पंथ? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये सामान्य है, उसने कहा। यह एक उच्च स्तर का रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मानव जाति का मृत्यु पंथ तुम्हें बहुत महत्व दे रहा है, लेकिन ये रहस्य एक वजह से गुप्त रखा गया है। ये पूर्व सम्राट बातों को घुमाने में माहिर था। तुम्हारा मतलब क्या है? विभिन्न सभ्यताओं के देवताओं को एक साथ जुड़ने के लिए मजबूर करने वाली कोई बड़ी वजह तो होगी, है ना? उसने धीरे से कहा। सब कुछ एक साथ क्यों नहीं बताते ताकि मैं समझ सकूं? उसका रवैया मेरी नसों पर चढ़ने लगा था। वह मुझे जंपर की याद दिला रहा था। और उसमें मजा कहाँ है? वह हंसा। वैसे भी कई बातें आम लोगों को नहीं पता होनी चाहिए। क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? प्रमुख जानकारी और आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स एंड ग्रुप्स। नीरो के अनुसार देवताओं के भी अलग अलग समूह और पंथ, पैंथियंस होते हैं। मानव जाति के मृत्यु पंथ, ह्यूमन रेस पैंथियन ऑफ डेथ, यह विभिन्न सभ्यताओं जैसे मिस्र, रोमन, ग्रीक के मृत्यु से संबंधित देवताओं का एक शक्तिशाली गठबंधन है। अनुबिस अन्यूबस मिस्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु का उच्च श्रेणी का देवता, हाई ग्रेड गॉड। नीरो रोमन सम्राट, जो अब एक निम्न श्रेणी के देवता, लो ग्रेड गॉड के रूप में कार्य कर रहा है। ब्लैक एनर्जी, हर्ष से निकलने वाली यह ऊर्जा मृत्यु पंथ के देवताओं के साथ उसके गहरे संबंध या उसकी विशेष क्लास की ओर इशारा करती है। मुझे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन इस पल मुझे उस मामले के प्रति उसकी उत्सुकता काफी सच्ची लगी। वह चाहता था कि मैं उनके साथ जुड़ जाऊं, और ऐसा लगता था कि सिर्फ वह अकेला ही ऐसा नहीं चाहता था। मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता। मैंने भी खेल को खेल की तरह लेते हुए पैर पर पैर चढ़ाया और कहा, तुमने अभी तक मुझे अपने पंथ पैंथियन में शामिल होने के लिए राजी नहीं किया है। तुम्हें हमारे जैसा कोई दूसरा उपयुक्त पंथ नहीं मिलेगा जो तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो, नीरो ने उसी शांत लहजे में कहा, जैसे उसे मेरिना के बारे में पहले से पता हो। मैं इंतजार कर सकता हूँ, दूसरे पंथ भी मुझसे संपर्क करेंगे। मैंने बेपरवाही दिखाए। आखिरकार जैसे इंसानों का एक मृत्यु पंथ, डेथ पैंथियन है, वैसे ही जीवन का भी कोई पंथ होगा। वे तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं होंगे, वह तिरस्कार से बोला। तुम अपने दुश्मनों के लिए जमीन पर चलती फिरती मौत हो। तुम्हारे लिए हमारा पंथ ही सबसे सही है। तुम्हारी बात में दम तो है। मैंने सीधे बहस नहीं की, लेकिन उस हिसाब से तो युद्ध का पंथ, पैंथियन ऑफ वॉर, मेरे लिए ज्यादा बेहतर होना चाहिए, है ना? ये सुनते ही नीरो का संयम डगमगाने लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया। इस पल मुझे समझ आया कि उसका ये शांत और ऊंचा रवैया सिर्फ एक दिखावा था। वह घबराया हुआ था। वह किसी भी कीमत पर मुझे डेथ पैंथियन में चाहता था। तभी उसके हाथ में मौजूद सियार के डंडे की आंखें सुनहरी रोशनी में चमक उठी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे गुप्त संदेश दे रहा हो। एक पल रुको, नीरो ने कहा और फिर मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि उच्च श्रेणी के देवताओं और निम्न श्रेणी के देवताओं में क्या अंतर है? मैंने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, निम्न श्रेणी के देवता, लो ग्रेड गॉड्स, कभी इंसान थे तुम्हारी तरह। उन्होंने अपने जीवन में महान कार्य किए और फिर उच्च देवताओं ने उन्हें अपनी विरासत आगे बढ़ाने के लिए चुन लिया। और उच्च देवता, हाई ग्रेड गॉड्स, वे असली देवता हैं जिन्हें मानव इतिहास में पूजा गया है, पैंथियन के असली मालिक। दिलचस्प, उसने चुटकी बजाई और अचानक हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदल गई। आसमान में सितारे चमकने लगे और मुझे कई ऐसे दृश्य दिखे जो पृथ्वी के नहीं थे। इंसान सिर्फ पृथ्वी पर नहीं रहते, पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसी दुनियाएं हैं जहां इंसान बसे हैं। नीरो ने अपने डंडे से आसमान की ओर इशारा किया। मैंने स्क्रीन जैसे नज़ारों में हजारों इंसानी चेहरे देखे, जो अलग अलग प्रजातियों से लड़ रहे थे। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में इंसान कभी भी किसी दुनिया में अकेले नहीं रहे। इसका मतलब है कि पृथ्वी विशेष है, न केवल हमारे लिए बल्कि अन्य प्रजातियों के लिए भी। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि इंसान जिद्दी होते हैं, नीरो ने गर्व से कहा। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, हमने हमेशा खुद को साबित किया है। हमने पिछले कयामतों, अपोकलिप्सिस में कई दुनियाओं पर विजय प्राप्त की है। उसने बताया कि उच्च श्रेणी के देवता केवल पृथ्वी के नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अन्य इंसानी दुनियाओं से भी आते हैं। फिर उसने मुख्य मुद्दे पर वार किया। तुम्हारी क्लास पहले ही तुम्हारा भविष्य तय कर चुकी है। तुम्हारी शक्तियां मृत्यु पंथ का हिस्सा हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़ना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। तो क्या इसीलिए मेरे पैरों से यह काली ऊर्जा निकल रही है?
मैंने अपने कदमों के पीछे बने काले निशान की ओर इशारा किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी और पंथ का आशीर्वाद नहीं ले सकता। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया जा सकता। उसने सिर हिलाया। एक बार जब कोई खिलाड़ी किसी देवता को चुन लेता है तो वह जीवन भर उसी पंथ से बंधा रहता है, और तुम जैसे डेथ क्लास वाले खिलाड़ी के लिए यह नियम और भी सख्त है। मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे जैसे छोटे देवता के लिए खुद को सीमित नहीं करूंगा। जाओ और अपने आकाओं से कहो कि किसी उच्च श्रेणी के देवता को भेजें। मैं जा रहा हूँ। रुको, नीरो बेचैनी से चिल्लाया। मैं यहाँ तुम्हें अपना अनुयायी बनाने नहीं, बल्कि हमारे पंथ के साथ जुड़ने की तुम्हारी सहमति लेने आया हूँ। मैंने उसे तीखी नज़रों से देखा। उन्हें कह देना कि मेरी शर्तें वही हैं। मुझे फिलहाल सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, पर मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। तभी नीरो पागलों की तरह हंसने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि वह रथ तुम्हें महज इत्तेफाक से मिला? क्या वह सिर्फ किस्मत थी? मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। क्या उस नीलामी ऑक्शन में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे इन देवताओं का हाथ था? नीरो के शरीर से अचानक वैसा ही धुआं निकलने लगा जैसा नीलामी के समय वहां मौजूद लोगों के शरीर से निकल रहा था। फिर एक आवाज आई, भाई, क्या तुम्हें लगता है कि सारे फीनिक्सेस मादा ही होते हैं? मैं दंग रह गया। वह आवाज, वे शब्द, वह नीलामी वाला मेरा दोस्त मेल फीनिक्स था। वह तुम थे? मैंने चिल्लाकर पूछा। वह मैं नहीं था, नीरो ने असली रूप में आकर कहा। वह हमारे पंथ का ही एक सदस्य था। तुमने सही शक किया था। फीनिक्स में नर नहीं होते, वह बस एक रूप था। उसने पूरी चाल समझाए, कैसे उस फीनिक्स ने ड्रैगन लॉर्ड को उकसाया, कैसे शर्त लगवाए और कैसे मुझे वह रथ दिलवाया। सब कुछ पहले से तय था। तो तुम लोग जुआ खेल रहे थे? मैंने पूछा। जुआ खेलना मजेदार है, नीरो हंसा। खैर, तुमने एक कीमत मांगी थी और हमने वह पूरी कर दी। अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मैं किसी छोटे देवता का समर्थन नहीं लूंगा। मैंने अपनी बात दोहराई। कोई बात नहीं, उसने कंधे उचकाए। मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। तुम्हारे स्पॉन्सर कौन से उच्च देवता होंगे, इसका फैसला पंथ तब करेगा जब तुम अपना अगला मिशन क्वेस्ट पूरा कर लोगे। लेकिन याद रखना, तुम पहले ही हमारे रडार पर हो। नीरो कुछ पल के लिए रुका और मैंने उसे टोका नहीं। मुझे नहीं पता था क्यों, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। चूंकि तुमने एक कीमत मांगी थी, इसलिए हमने भी एक कीमत मांगी है, उसने धीरे से कहा। आपका पंथ कीमत मांग रहा है? मैंने हैरानी से अपनी एक भौं ऊपर उठाई। क्या आपको हमें नहीं ढूंढना चाहिए था, न कि इसका उल्टा? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। उसने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगा कि तुम इस कयामत में अकेले उत्कृष्ट इंसान हो? हमारे पंथ में भी हमने पहले से ही बड़ी संख्या में इंसानों पर अपनी नज़रें टिका रखी हैं। लेकिन मैं खास हूँ। मैं किसी को अपने बारे में इस तरह बात करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बाकी सब भी हैं, लेकिन उसने मुझे कोई भाव नहीं दिया। और सबसे ऊपर, हमारा पंथ कुल मिलाकर विशेष है। यहाँ तक कि देवताओं की दुनिया में भी हमें अन्य शक्तिशाली प्रजातियों के पंथों के खिलाफ एक मजबूत मानवीय शक्ति माना जाता है। उसने मुझे वह गर्व दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। क्या वह मुझे नीचा दिखा रहा था? हमारी खोज क्वेस्ट सरल है। उसने मुझे अपनी असंतुष्टि दिखाने का मौका नहीं दिया। हमें बस ये साबित करने की ज़रूरत है कि तुम अन्य प्रजातियों को कुचल सकते हो और उन्हें हमारे पंथ की ताकत दिखा सकते हो। मैंने पहले ही कई प्रजातियों को कुचल दिया है, मैंने तिरस्कार से कहा। यहाँ तक कि मेरे पास ड्रैगन्स और क्रैकेंस के योद्धा भी हैं, और मायावियों को भी समझौते से बांध रखा है। वह पर्याप्त नहीं है। उसने चेतावनी में एक उंगली उठाते हुए सिर हिलाया। एक और बात जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम्हारे पास जो मायावी हैं, उनके पास उनके देवताओं का आशीर्वाद है, जिसका अर्थ है कि उनके देवता हर समय तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं चौंक गया। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं उनके देवता बदल देता। तुम कर सकते हो, उसने चौंकाने वाली जानकारी दी। हमारी मदद से तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन क्या आपने नहीं कहा था कि एक बार एक पंथ चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता? इसके अलावा उन्होंने पहले ही अपना एकमात्र ब्लेसिंग स्लॉट इस्तेमाल कर लिया है। मैं जानता हूं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उसने कहा। लेकिन क्या मैंने ये भी नहीं कहा था कि कुछ शर्तों के तहत इस नियम को तोड़ा जा सकता है? मुझे उसका संकेत समझने में देर नहीं लगी। समझौता, द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, उसने सिर हिलाया। लेकिन उसे बदलने के लिए तुम्हें हमारे पंथ की मदद की जरूरत होगी। प्रजातियां और संख्यात्मक आंकड़े, स्पीशीज और
न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स। नीरो ने जर्सी सिटी और व्यापक कयामत की स्थिति के बारे में कुछ कठोर आंकड़े साझा किए। समूह प्रजाति स्थिति संख्यात्मक विवरण सीमाएं मानव दावेदार ह्यूमन कंटेंडर्स शीर्ष खिलाड़ी मृत्यु पंथ ने 150 जोड़ विशेष इंसानों को चिन्हित किया है। जर्सी सिटी गेट्स मुख्य लक्ष्य शहर में 5 मुख्य वर्ल्ड गेट्स हैं जिन्हें जीतना अनिवार्य है। मायावी अल्यूशनिस्ट्स हर्ष के अधीन वर्तमान में 250 मायावी हर्ष के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट में हैं। आशीर्वाद स्लॉट ब्लेसिंग स्लॉट्स क्षमता सामान्यतः 1 स्लॉट। मिशन पूरा करने पर 2 स्लॉट तक बढ़ सकते हैं। समय सीमा टाइम लिमिट मिशन की अवधि अगला मिशन क्वेस्ट 15-30 दिनों तक चल सकता है। बिना नीरो की बात का इंतजार किए मैंने उस पिछली मूर्ति से मिले अनुभव का फायदा उठाया और अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। वह मंच वाकई में विशाल था। पिछले कुछ मिनटों में मैं जानबूझकर धीरे चल रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं कोई मौका न चूक जाऊं। लेकिन उस वजह से मैं कुल मूर्तियों के 10वें हिस्से को भी पार नहीं कर पाया था। अब जब मुझे पता चल गया था कि मेरी रफ्तार से प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भागने लगा। इतने जिद्दी मत बनो, पीछे से नीरो की आवाज़ आई जिसमें अब थोड़ी झुंझलाहट थी। तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। यहाँ आने वाले 100 लोगों में से केवल 10 ही एक खजाना लेकर बाहर निकल पाते हैं। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, मैं फिर से जबरन रोक दिया गया। इस बार मूर्ति मेरी ओर बढ़ी। उसने मेरे सिर को सहलाया नहीं, बल्कि अपना डंडा स्टाफ उठाया जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी नोक मेरे सीने पर रख दी। मूर्ति का आशीर्वाद। धत, ये यहाँ मिलने वाले सबसे ऊंचे खजानों में से एक है। नीरो की लड़खड़ाती आवाज ने मुझे बता दिया कि मुझे कुछ बड़ा हाथ लगा है। अनुबिस का निर्णायक आपकी आत्मा को तौल रहा है। आपकी क्लास को बूस्ट मिला है। आपकी संग्रहित आत्माओं की संख्या में 1 लाख की वृद्धि हुई है। आपकी सोल सेपरेशन स्किल की गुणवत्ता बढ़ गई है। अब आप न्यूनतम ब्रॉन्ज ग्रेड की हड्डियां निकाल पाएंगे। अद्भुत। जैसे ही संदेश खत्म हुए, मैं आज़ाद हो गया। मैंने मूर्ति को धन्यवाद देते हुए सिर झुकाया और फिर से दौड़ना शुरू किया। अपनी उम्मीदें ज़्यादा मत बढ़ाओ, नीरो ने ईर्ष्यालु लहजे में पीछे से कहा। यहाँ आने वाले केवल 2% इंसानों को ही तुम्हारी तरह 2 खजाने मिलते हैं। जहाँ तक 3 पुरस्कारों की बात है, पैथियन के लंबे इतिहास में केवल 100 इंसानों ने ही ऐसा कर दिखाया है। तो फिर मेरा नाम भी उस लिस्ट में जोड़ लो, मैंने कहा और उसी पल मेरा शरीर फिर से जम गया। मैं कोई शेखी नहीं बघार रहा था। मुझे वही एहसास हुआ था जो पहले 2 बार हुआ था। नीरो तो जैसे पागल ही हो गया। आपकी सोल मर्जिंग क्षमता से बनने वाले योद्धाओं की संख्या 2 गुनी हो गई है। अब आप हर बार स्किल इस्तेमाल करने पर कम से कम 5 हड्डियां निकाल पाएंगे। मैंने राहत की सांस ली। ये जगह देवताओं का बाजार नहीं, बल्कि खजाने का पिटारा थी। मैंने अपनी दौड़ जारी रखी और घेरा पूरा होने से मात्र 20 मूर्तियां पहले मैं चौथी बार जम गया। इस बार मुझे एक भौतिक खजाना मिला। जब मैं वापस लौटा तो नीरो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, काले रंग की ऊर्जा के बवंडर ने मुझे घेर लिया। फिर मिलेंगे अंकल, मैंने हाथ हिलाकर विदा ली। वापसी और नई मुसीबत। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने रथ के पास खड़ा था, लेकिन माहौल बदला हुआ था। मेरे तीनों ड्रैगन हवा में आक्रामक मुद्रा में थे और नीचे मेरा पूरा दल सतर्क खड़ा था। जंपर हाथ में लंबा भाला लिए मेरे ड्रैगन्स पर हमला करने को तैयार था। तुम्हारे ड्रैगन पागल हो गए हैं, जंपर दहाड़ा। वापस आने के बाद से इन्होंने हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया है। तभी तीनों ड्रैगन नीचे उतरे और मेरे सामने सिर झुकाया। हुजूर, हम सिर्फ आपको जवाब देंगे, इसे नहीं। जैसे ही जंपर ने उन पर हमला करना चाहा, मैंने अपनी दोनों तलवारों से उसके भाले को रोका। दिमाग ठिकाने पर है, ये मेरे ड्रैगन हैं, तुम्हारे नहीं। मैंने गौर किया कि जंपर के सीने पर वह छोटा सा छेद अब अजीब लाल रोशनी से चमक रहा था। वह श्राप कर्स अपना असर दिखा रहा था। उसने जंपर जैसे शांत इंसान को गुस्सैल और बचकाना बना दिया था। मैंने उसे रथ के पीछे जाकर शांत होने का आदेश दिया। इसका श्राप मेरी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। मैंने गहरी सांस लेते हुए अपने दल को बताया। जर्सी सिटी का नक्शा और बुरी खबर, मैंने अपने दल और ड्रैगन्स को रथ के अंदर जाकर नक्शा तैयार करने को कहा। कुछ देर बाद सुमित, स्पीयरहेड, ईशा और एंजेलिका बाहर आए। सुमित के हाथ में एक कागज था। हमारे पास अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, और एक बहुत ही बुरी खबर है। सुमित ने कहा। बुरी खबर से शुरू करो, मैंने सीधे शब्दों में कहा। आखिर यह कयामत का दौर था, यहाँ बुरी खबर न हो
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नक्शा और गेट्स की स्थिति, स्काउटिंग रिपोर्ट, गेट का प्रकार, स्थान, लोकेशन, स्थिति, स्टेटस, मायावी, अल्यूशनिस्ट, दक्षिण, ग्रीनविल, मुख्य गेट सक्रिय, सहायक गेट तबाह। ड्रैगन्स उत्तर, द हाइट्स नियंत्रण पाने में असफल, भारी संघर्ष जारी। हाइब्रिड मॉन्स्टर्स पूरे शहर में अगले कुछ घंटों में झुंड छोड़ने की तैयारी। सहायक गेट्स सब्सिडरीज 20 मील का घेराव, लगभग 5-6 गेट्स चिन्हित किए गए हैं। सुमित स्पीयरहेड ने जब कहा कि ड्रैगन्स ने कई और ऐसे ही किले देखे हैं जिनके ऊपर इसी तरह के गेट्स हैं, तो मैंने बस कंधे उचका दिए। मुझे लगा ये कोई सामान्य जानकारी होगी, पर आगे जो पता चला उसने मेरी रूह कंपा दी। उन्होंने देखा कि इंसानों को जानवरों की तरह पिंजरों में कैद करके गेट्स के अंदर भेजा जा रहा है, ईशा इज़ाबेला ने धीमी आवाज में कहा। मुझे ये सब पता है। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर एंजेलिका का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन क्या तुम्हें पता था कि वे उन्हें लोहे के पिंजरों में जानवरों की तरह ठूंस कर रखते हैं? 5 मीटर के छोटे से पिंजरे में 10-10 इंसान। उन किलों की इमारतों के अंदर इंसानों का ढेर लगा है। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं खुद को कोई मसीहा या बड़ा हीरो नहीं मानता था, पर इंसानों के साथ यह बर्ताव, ये बर्दाश्त से बाहर था। जंपर जो दूर खड़ा अपने श्राप से लड़ रहा था, वह भी ये सुनकर पास आ गया। उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक थी। क्या ये पिंजरे इन इमारतों के अंदर हैं? मैंने अपने सामने खड़ी 5 मंजिला इमारतों की ओर इशारा किया। जैसे ही उन्हें मेरी बात समझ आई, मेरी पूरी टीम बिजली की गति से अलग अलग इमारतों की जांच करने के लिए दौड़ पड़ी। मैं खुद सबसे बड़ी इमारत के अंदर गया। दरवाजा तोड़ते ही अंदर का नज़ारा देख मेरा दिल बैठ गया। वह पूरी इमारत अंदर से एक विशाल हॉल की तरह थी, जहां छत तक लोहे के पिंजरे एक के ऊपर एक रखे हुए थे। उनमें इंसान जानवरों की तरह बंद थे। बाहर निकालो इन्हें, मैंने अपने सोलर्स और योद्धाओं को आदेश दिया। हर पिंजरे को सावधानी से तोड़ो, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। मेरे योद्धाओं ने गर्जना की और काम पर लग गए। जब लोग पिंजरों से बाहर निकलने लगे, तो उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि गहरा सन्नाटा और हताशा, डिस्पेयर थी। उनकी आंखों की चमक खो चुकी थी, वे जैसे जिंदा लाशें बन चुके थे। जैसे जैसे लोग मेरे पास से गुजर रहे थे, मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एंजेलिका और ईशा के पैर कांप रहे थे, वे रोने ही वाली थीं। मजबूत बनो, मैंने कड़क आवाज में कहा। अपना सिर ऊंचा रखो और हमारे लोगों को दिखाओ कि इंसानों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तभी रथ की ओर से 2 आवाजें आईं। करुणा, कैरोलीन और आकाश एलेक्स आखिरकार होश में आ गए थे। करुणा तुरंत लोगों के बीच पहुंच गई, उन्हें ढांढस बंधाने लगी, जबकि आकाश की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। हर्ष, क्या हम इन्हें अभी बचाने चलेंगे? जंपर का धैर्य जवाब दे चुका था। मुझे जाने दो, मैं उन सबको मार डालूंगा। नहीं, मैंने उसे रोका। हमें पहले इन लोगों के सदमे, ट्रॉमा का इलाज करना होगा। इन्हें खाना दो, हथियार दो और इन्हें हमारी जीत की कहानियां सुनाओ। इनकी मरी हुई रूहों में जीने की इच्छा जगानी होगी। अगर दुश्मन इतना क्रूर हो सकता है, तो हम अपने लोगों के प्रति दयालु रहेंगे। जंपर खामोश रहा, फिर उसने अपनी इन्वेंट्री से हथियारों, स्टैट पॉइंट्स और जादुई दवाओं का ढेर उन लोगों के सामने लगा दिया। एंजेलिका, ईशा और करुणा भी लोगों को संभालने में जुट गईं। सुमित योद्धाओं के साथ मिलकर लोगों को स्टैट्स बढ़ाने और खुद को मजबूत करने की ट्रेनिंग देने लगा। जब सब अपने काम में व्यस्त हो गए, तब मुझे याद आया कि मुझे उन 2 खजानों को चेक करना है जो मुझे अनुबिस के दरबार से मिले थे। मैंने अपनी इन्वेंट्री खोली, पर वहां जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। जहां करोड़ों सिक्के होने चाहिए थे, वहां अब सिर्फ एक बड़ा सा अंडाकार शून्य था। 0। मेरा सारा पैसा कहाँ गया? मेरी चीख निकल गई। मुझे पक्का यकीन था कि पिछली बार जब मैंने चेक किया था, तो मेरे पास 10 करोड़ 100 मिलियन से ज्यादा सिक्के थे। लेकिन जब मैंने खुद को शांत किया, तो मुझे समझ आया कि यहाँ क्या गलत हुआ था। तो सिक्कों की कमी की वजह से आखिरी मूर्ति ने मुझे मेरी क्लास के लिए बूस्ट नहीं दिया। मैं नुकसान की गहरी और कड़वी सांस लेते हुए बुदबुदाया। सिक्के मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते थे, लेकिन सिक्कों की कमी के कारण हाथ से निकला वह सुनहरा अवसर बहुत खल रहा था। अगर मेरे पास विकल्प होता, तो मैं मार्केट में सामान बेचकर सिक्के जुटा लेता। लेकिन कीमती स्टैट पॉइंट्स के अलावा मेरे पास बेचने लायक कुछ खास नहीं था। मेरी इन्वेंट्री में सिर्फ दवाइयाँ, पोशंस, स्क्रॉल्स का ढेर, कीमती हड्डियाँ और हाई ग्रेड गियर का मेरा निजी भंडार था। मैंने वह गियर अपने भविष्य के योद्धाओं और इंसानी सेना के लिए रखा था। मैं दुर्लभ और बहुत उपयोगी गियर को यूं ही नहीं बेच सकता था। अनुबिस के खजाने, गॉडली ट्रेजर्स ऑफ अनुबिस इन्वेंट्री में उन 2 खजानों को ढूंढना मुश्किल नहीं था।
एक अनुबिस गॉड लिब्रा। द अन्यूबस गॉड लिब्रा ये सफ़ेद रंग का एक तराजू था जो आत्माओं को मापने के काम आता है। इसकी जानकारी इस प्रकार थी। ग्रेड वाइट गॉडली ट्रेजर। वाइट गॉडली ट्रेजर उपयोग की लागत 1,10,00,000 सिक्के प्रति उपयोग। प्रभाव ये लक्ष्य की आत्मा को तौलता है। यदि लक्ष्य आपके वंश रेस के प्रति बुरा इरादा रखता है तो उसे जीवन भर के लिए शाप मिल जाएगा। शाप के प्रभाव उसके स्टैट्स स्थायी रूप से आधे हाव्ड हो जाएंगे। स्टैट पॉइंट्स बढ़ाने के लिए उसे 2 गुनी कीमत चुकानी होगी। उसका कल्टिवेशन गियर स्टैट्स और जीवन काल सब आधा हो जाएगा। उसके अधीन काम करने वाली सेनाओं के प्रभाव भी 1 घंटे के लिए आधे हो जाएंगे। शाप हटाना इसे हटाने के लिए फिर से 1 मिलियन सिक्के और दूसरे देवताओं के शाप को हटाने के लिए 10 मिलियन सिक्के। 20% सफलता दर चाहिए। मैंने द जंपर की ओर देखा। क्या यह उसके शाप को कम करने में मदद करेगा? फिलहाल यह एक महंगा और अनिश्चित विकल्प था। 2 अनुबिस डिजायर कंपास। अन्यूबस डिजायर कंपास ये काले और लाल रंग का एक विशाल कंपास था जिसकी सुई सुनहरी थी। ग्रेट पेल गोल्ड गॉडली ट्रेजर। पेल गोल्ड गॉडली ट्रेजर उपयोग की लागत 5,50,00,000 सिक्के प्रति उपयोग। कार्य यह आपको आपकी सबसे प्रबल इच्छा डिजायर की दिशा में ले जाता है। विशेष सुविधा इंस्टेंट टेलीपोर्ट ये सीधे वांछित स्थान पर पहुंचा सकता है। टेलीपोर्ट लागत 50 मिलियन 5 करोड़ सिक्के जोड़ 1 मिलियन ब्लेसिंग पॉइंट्स। रणनीति और अगला कदम फिलहाल मेरे पास न तो इतने सिक्के थे और न ही ब्लेसिंग पॉइंट्स। मुझे एक अच्छे देवता गॉड को अपना स्पॉन्सर बनाना होगा जो मुझे मिशन दे सके ताकि मैं ब्लेसिंग पॉइंट्स कमा सकूं। मैंने सुमित स्पीयरहेड को बुलाया। उसने मुझे ड्रैगन्स द्वारा तैयार किया गया नक्शा दिया। ड्रैगन्स ने इस किले जैसे 7 और किले देखे हैं। ये सभी जर्सी सिटी के चारों ओर एक बड़े घेरे में स्थित हैं। सुमित ने नक्शे पर एक एक्स के निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें उन किलों की सेना की संख्या का पता है? मैंने पूछा। वे करीब नहीं जा पाए क्योंकि हर किले की सुरक्षा में ड्रैगन्स तैनात थे, सुमित ने जवाब दिया। हर किले पर ड्रैगन्स, इसका मतलब है कि दुश्मन मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़े हैं। लेकिन अब मेरे पास मेरा रथ है और मेरी शक्तियां भी बढ़ गई हैं। सुमित, क्या तुम न्यूयॉर्क और जर्सी के बीच जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज के अलावा किसी और पुल के बारे में जानते हो? यहाँ से थोड़ा दूर गवर्नर मारियो एम कुओमो ब्रिज। गवर्नर मारियो एम कुओमो ब्रिज है, उसने सोचकर बताया। ये वेस्टचेस्टर और रॉकलैंड को जोड़ता है। आप ब्रोंक्स के रास्ते वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। शुक्रिया, मैंने उसके कंधे को थपथपाया। तुम लोग यहीं रुकोगे और इन मुक्त कराए गए लोगों को संभालोगे? मैंने जंपर की ओर देखा। सिर्फ एक मेरे साथ चलेगा। जर्सी सिटी घेराबंदी के आंकड़े। जर्सी सिटी सीज स्टैटिस्टिक्स समूह विवरण संख्या जानकारी वर्तमान स्थिति दुश्मन किले कासल्स 8 तबाह 7 सक्रिय भारी सुरक्षा और ड्रैगन्स तैनात। सुरक्षा बल ड्रैगन्स प्रत्येक किले पर न्यूनतम 5-10 बाहरी गेटों की रक्षा कर रहे हैं। मुक्त कराए गए इंसान लगभग 10,000 सदमे से उबर रहे हैं। सुमित और लड़कियां उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। जर्सी सिटी की मुख्य प्रजातियां 5 बड़ी नस्लें बिग 5 शहर के अंदर अराजकता फैला रही हैं। हर्ष की वर्तमान संपत्ति 0 सिक्के खजानों के बदले चुकाई गई भारी कीमत। तुम अकेले उन पर हमला करोगे? सुमित स्पीयरहेड जोश में आकर बोला। मुझे पता था कि सुमित और बाकी लड़कियां इस आने वाली भीषण जंग के लिए अभी उतने मजबूत नहीं थे। उनका काम इन हजारों मुक्त कराए गए लोगों को युद्ध के लिए तैयार करना था। असली युद्ध तब शुरू होगा जब हम शहर में घुसेंगे, मैंने जोर देते हुए कहा। तभी सुमित को कुछ याद आया। एक अच्छी खबर है। ड्रैगन्स ने इलाके की रेकी करते समय शहर की ओर कूच करती हुई एक मानव सेना देखी है। मानव सेना? क्या वो मिलिट्री है? मैंने चौकस होकर पूछा। ड्रैगन्स पहचान नहीं पाए, पर उनकी संख्या कम से कम 10,000 थी, सुमित ने बताया। ऐसी 3 अलग अलग सेनाएं शहर के अंदर जा रही हैं। शायद ये आसपास के इलाकों से आई कुमुक्त रीइंफोर्समेंट्स हैं। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। 30,000 से ज्यादा इंसान एक साथ। क्या देवदूत एंजल्स इतनी बड़ी शक्ति जुटा सकते थे? या इसके पीछे कोई और खेल था? इतनी बड़ी संख्या में लोगों का कयामत के पहले पड़ाव में जीवित बचना लगभग नामुमकिन था। युद्ध के देवता का संदेश मैसेज फ्रॉम द वॉर गॉड। तभी मेरे सामने एक निजी संदेश चमका। एक अज्ञात देवता ने आपको संदेश भेजा है। संदेश, युद्ध केवल आगे बढ़ने का एक तरफा रास्ता है। अपना साहस दिखाओ और अपना सिर बाकी सभी प्रजातियों से ऊंचा रखो। किसी सेनापति के लिए हार या जीत गौण है। केवल खूनी और कठिन लड़ाइयां ही दिलचस्प होती हैं। मैं मुस्कुरा उठा।
मेरी शर्त सही निकली। वॉर पैंथियन का कोई देवता मुझे देख रहा था। ये संदेश नीरो के उस असंभव डेथ ट्रैप वाले मिशन का जवाब था। युद्ध का देवता मुझसे किसी गेट पर कब्जा करने की शर्त नहीं रख रहा था, बल्कि वह बस ये देखना चाहता था कि मैं कितना साहस दिखा सकता हूँ। अब मेरे पास दो विकल्प थे, डेथ पैंथियन जो मेरी शक्तियों के परिणाम यानी आत्माओं से जुड़ा था, और वॉर पैंथियन जो लड़ने की प्रक्रिया से जुड़ा था। मैंने जंपर को साथ लिया और अपने रथ पर सवार हो गया। जंपर ने एक सुरक्षा कवच शील्ड सक्रिय किया ताकि कोई देवता या बाहरी शक्ति हमारी बातें न सुन सके। मैंने तुरंत सारा से संपर्क किया, जो न्यूयॉर्क शहर में मेरी सेना की कमान संभाल रही थी। अपडेट, सारा ने बताया कि न्यूयॉर्क अब पूरी तरह हमारे कब्जे में है। आदेश, मैंने उसे आदेश दिया कि वह कुछ हजार सबसे मजबूत योद्धाओं की एक सेना तैयार करे और एक बड़े मिशन के लिए तैयार रहे। युद्ध की तैयारी और सेना के आंकड़े, वॉर रेडीनेस और स्टैटिस्टिक्स। अब जब हम जर्सी सिटी के गेट्स पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं, तो मेरी वर्तमान सैन्य शक्ति और उपलब्ध संसाधनों का विवरण यहाँ दिया गया है। समूह सैन्य इकाई संख्या, मात्रा, क्षमता, संग्रहित आत्माएं, स्टोर्ड सोल्स 1,20,000 लगभग, इनमें से 1,00,000 आत्माएं अनुबिस के आशीर्वाद से मिली हैं। सक्रिय योद्धा, एक्टिव वॉरियर्स 23 योद्धा मेरी वर्तमान सीमा, जिसमें ड्रैगन्स और गोलेम्स शामिल हैं। मानव सेना, न्यूयॉर्क सिटी 3,000-5,000 सारा के नेतृत्व में तैयार हो रही एलीट फोर्स। जर्सी सिटी मानव बल 30,000, अनुमानित शहर के अंदर देखी गई 3 रहस्यमयी सेनाएं। स्टैट पॉइंट्स 1,00,000 जोड़ रथ को 20 घंटे तक फुल पावर पर चलाने के लिए पर्याप्त। रणनीति, मैंने अपने 3 ड्रैगन्स को अगले 2 किलो के बीच के इलाके की रेकी करने भेजा। मेरा लक्ष्य स्पष्ट था, मुझे उन 7 किलों को तबाह करना था जो शहर को घेरे हुए थे, लेकिन मुझे ये सब उन जासूस देवताओं की नज़रों से बचकर करना था। हम अगले किले पर हमला क्यों नहीं कर रहे? जंपर ने मेरी बदलती चाल देखकर पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुश्मन को पता भी न चले कि मौत किस तरफ से आ रही है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। हम इंतजार करेंगे, मैंने बस इतना कहा और आगे कुछ नहीं समझाया। इसके पीछे मेरे अपने कारण थे। पहला, मैं बस इस उम्मीद में था कि बड़ी लड़ाई से पहले उन दुश्मनों को एक करारा जवाब देने का मौका मिल जाए, और दूसरा, मुझे थोड़ा समय बर्बाद करना था। आखिर सारा का काम पूरा होने में कम से कम 2 घंटे लगने ही थे, तो मैं जल्दबाजी क्यों करूं? चलिए पहले थोड़ा मजा लेते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद, उनके जाने के बाद, एक ड्रैगन की जोरदार दहाड़ सुनाई दी और वह रथ पर उतरा। शहर से एक किले की ओर मिली-जुली प्रजातियों का एक बड़ा समूह बढ़ रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, एक और दहाड़ हुई और दूसरा ड्रैगन आ गया। मैंने सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट्स की एक बड़ी टुकड़ी को शहर से एक किले की ओर आते देखा है। क्या हम उन पर हमला करने वाले हैं? जंप ने पूछा। मुझे उसे जवाब देने की जरूरत नहीं लगी। जाहिर है, हम उन पर हमला करने वाले थे। तैयार हो जाओ, मैंने अपने रथ को फिर से चलाना शुरू किया। पहले समूह की ओर रास्ता दिखाओ। एक ड्रैगन हवा में ऊंचा उड़ गया जबकि जंप ने 2 लंबे भाले निकाल लिए। मुझे ये योजना पसंद है, उसने कहा। दोस्त, अगर तुम्हें मेरी पूरी योजना पता होती, तो तुम्हें ये और भी ज्यादा पसंद आती। हमारे और उन सैनिकों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमने एक किले के चारों ओर से चक्कर लगाया ताकि उनकी सेनाओं से सीधे टकराने से बचा जा सके। जाहिर है, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि सीधे जाकर वहां उन पर हमला करूं। जो मैंने सीखा था, उसके अनुसार इन प्रजातियों को अपने दरवाजों, गेट्स की पहुंच के बाहर कोई सहायता नहीं मिलेगी। जरा सोचिए, मुख्य द्वार शहर में स्थित थे, फिर वे शहर के बाहर सहायक द्वार सब्सिडरी गेट्स कैसे चला सकते थे? बेशक वे अपने लोगों से द्वारों के जरिए सुदृढ़ीकरण भेज सकते थे, लेकिन इसका मतलब था कि प्रत्येक किले में केवल एक ही प्रजाति होगी। फिर भी ड्रैगनों ने हर किले में कई प्रजातियों को देखा था। इसका क्या मतलब था? उन्होंने प्रत्येक द्वार से सहायक सेनाएं भेजी थीं। निश्चित रूप से शहर के बड़े द्वार अधिक सैनिकों को यहां आने की अनुमति देंगे, और इसका मतलब था कि आने वाली मुख्य सेना शहर से ही आ रही थी। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो पहले से ही प्रत्येक किले में थे, वे शहर के बाहर के सहायक द्वारों से आए थे। जब मैं नीरो से मिल रहा था, तब मैं इन जत्थों को देखने से चूक गया था, लेकिन अब मैं शहर से आने वाली सेना को नहीं छोड़ सकता था। 5 मिनट से भी कम समय में मैंने दूर से बड़ी संख्या में मिली-जुली प्रजातियों को आते देखा। उनके ऊपर ड्रैगन मंडरा रहे थे और जमीनी सेना में कई प्रजातियों का मिश्रण था। सेलविटर्स वहां थे, सुकुबस वे थीं,
यहाँ तक कि वेयरवुल्फ और कोबोल्ड्स जैसी निम्न श्रेणी की प्रजातियां भी योद्धाओं के रूप में मौजूद थीं। 4 बड़ी प्रजातियां एक साथ थीं, बस 5वीं प्रजाति गायब थी। मैंने उस गायब प्रजाति के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस अपनी 2 तलवारें निकाली, एक को हवा में ऊंचा किया और फिर उसे दूर की ओर झुका दिया। हमला करो। बिना किसी हिचकिचाहट के उन दुश्मनों के ऊपर बिना किसी चेतावनी के नरक के द्वार खुल गए। मेरे रथ के बचाव तंत्र ने आग उगलना शुरू किया और मैंने दुश्मनों के समूह में कई विस्फोट होते देखे। अगर मैं उनसे उनके द्वारों पर लड़ रहा होता तो चीजें अलग होती, लेकिन लड़ाई 10 मिनट से ज्यादा नहीं चली। यहाँ तक कि हवा में मौजूद ड्रैगन भी कोई खतरा पैदा करने में नाकाम रहे और सेल्वेटर्स भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाए। आखिरकार वे सभी सिस्टम के नियमों से बंधे थे। वे कमजोर स्थिति में थे और मैंने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। मैंने अपने रथ के आक्रामक हथियार एनर्जी पल्स का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मन अपनी जगह पर सुन्न रह गए। और फिर मेरे योद्धाओं ने अपने तीर छोड़े, जिससे जो भी उनकी चपेट में आया वह मारा गया। जहां तक ड्रैगनों की बात है, मेरी विशाल बलिस्टर एक एक करके उनकी जान लेने के लिए काफी थी। हाँ, वे इसी के लायक हैं। जंप पागलों की तरह हंस रहा था और अपने भालों को ऐसे फेंक रहा था जैसे वे पत्थर हों। हर बार दुश्मन की जान ले रहा था, लेकिन उसकी मारक क्षमता मेरी बराबरी में कहीं नहीं थी। जहां तक मेरे रथ का सवाल है, मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं उसे सुन्न पड़े दुश्मनों के शरीरों के ऊपर से ले गया, उन्हें उसके बड़े स्केट्स और मेरे घोड़ों के शक्तिशाली हमलों के नीचे कुचल दिया। यह कोई युद्ध नहीं बल्कि एक नरसंहार था। 10 मिनट के भीतर 5000 से कुछ ज्यादा सैनिक मारे गए। इनाम बटोरने का समय आ गया है। मैंने तुरंत अपना रथ रोका और तेजी से नीचे उतरा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जंप वहां पहले ही पहुंच चुका था। वह बस रथ से नीचे कूद गया था, अपने उच्च साधना स्तर कल्टिवेशन बेस के कारण मिले मजबूत शरीर के भरोसे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे हमें यहाँ मारने के लिए और सैनिक भेजेंगे? जब हम दोनों अपनी लूट जमा कर रहे थे, उसने ऐसी आवाज में कहा जिसमें चिंता से ज्यादा खुशी थी। उन्हें आने दो। मैंने भी वैसी ही खुशी महसूस की। आखिर मेरा बटुआ पहले बुरी तरह खाली हो चुका था और अब वह कुछ मिलियन सिक्कों से भर गया था। अगर उनमें हिम्मत है तो वे जो भी भेजेंगे हम उसे मार डालेंगे। वह हंसा और फिर हम दोनों कुछ मिनटों बाद रथ के ऊपर वापस आ गए। अगली सेना की ओर रास्ता दिखाओ। मैंने दूसरे ड्रैगन से बस इतना कहा और पहले वाले को अगले लक्ष्य की तलाश में भेज दिया। तीसरा ड्रैगन लड़ाई के बीच में ही लौट आया। उसने एक तीसरे किले की ओर सैनिकों का तीसरा समूह आते हुए पाया था। पहले की तरह मैंने दूसरे किले के चारों ओर एक छोटा चक्कर लगाया, उनके पहरेदारों के साथ किसी भी टकराव से बचते हुए। फिर मैंने आने वाली सेना पर हमला किया और चंद मिनटों में उन सबको खत्म कर दिया। वे इतनी कमजोर स्थिति में क्यों हैं? तीसरी लड़ाई के बाद जंप ने इस बात पर ध्यान दिया। क्या मुझे मत बताना कि तुम्हें उनका कमजोर होना पसंद नहीं आया? मैंने चौथी टुकड़ी की ओर बढ़ते हुए अपनी आंखें घुमाई। ये बस अजीब है। उसने मुझे शक की निगाह से देखा, और यह उससे भी ज्यादा अजीब है कि तुम्हें इस बारे में पता था। मैंने अपनी सफाई नहीं दी। इसके बजाय मैंने अपना चैनल फीड खोला और देखा कि सारा क्या कर रही थी। वह सामान्य राक्षसों के खिलाफ एक क्रूर लड़ाई के बीच में थी। वह जिस सेना का नेतृत्व कर रही थी, वह भेड़ियों या लकड़बग्घों के झुंड को कुचलने के लिए काफी बड़ी थी। रास्ते में नुकसान होने के बावजूद वे बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। प्रलय अपोकलिप्स में नुकसान होना सामान्य बात थी। उन्हें सख्त होने और खेल का मुकाबला करने की जरूरत थी। यहाँ हमारे पास क्या है? जैसे ही हम दुश्मनों के चौथे समूह की ओर आए, मैंने देखा कि संख्या अजीब तरह से बड़ी थी। इससे पहले के हर समूह में कुछ हजार योद्धा थे, जो 6000 से ज्यादा नहीं थे। लेकिन ये समूह तो हजारों में था। इस समूह या सेना का विशाल आकार क्षितिज तक फैला हुआ था। उन्होंने पास के द्वारों से सेनाएं भेजी हैं, यही एकमात्र स्पष्टीकरण मुझे मिल सका। तो क्या हम पीछे हटेंगे? जंप ने मेरी ओर देखा, लेकिन मैंने बस मुस्कुराहट दी। और इतने बड़े शिकार को हाथ से जाने दूं? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी तलवार उठाए और अपने रथ को सीधे उनकी ओर ले गया। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे योद्धा पहले से ही शिकार के मूड में थे। वे एक साथ दहाड़े, इस खूनी जंग की शुरुआत की घोषणा करते हुए। जैसे ही हम करीब पहुंचे, मैंने उनकी कतारों के बीच कुछ जगहों से रोशनी की चमक देखी। वे स्क्रॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जंप ने तुरंत उनके हमले के तरीके को पहचान लिया। मैंने भी पहचान लिया था। उन्हें आने दो। मैंने कंधे उचकाए, मुड़ा और सीधे अपने रथ के धड़कते दिल बीटिंग हार्ट की ओर बढ़ा। तो क्या आप पूरी शक्ति वाला संस्करण सक्रिय कर रहे हैं?
जंप ने रुचि के साथ मेरी कार्रवाई को देखते हुए मेरा पीछा किया। मैं नहीं करूंगा, ये कहने के बावजूद मैंने उस जलते हुए छोटे सितारे में कई स्टार पॉइंट्स डाल दिए, जिससे वह पहले से भी ज्यादा तेज घूमने लगा। आपने कम से कम 2 लाख पॉइंट्स उसमें डाल दिए हैं, जंप ने संदेह में कहा और मैंने सिर हिलाया। ये बस एक एहतियात है। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और वापस मुड़कर अपने रथ के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, हमारी ओर आने वाले हमले मेरी आंखों में साफ दिखाई देने लगे। वहां अनगिनत आग के बवंडर, बिजली के कड़कते गोले और विशाल पानी और बर्फ की लहरें थीं जो हमारी दिशा में गरज रही थीं। क्या रथ इसे झेल पाएगा? उसने संदेह में पूछा और मैंने कंधे उचका दिए। हमें जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा। अब तक मेरे रथ ने केवल उस गॉडली टैग की घातक चुनौती का सामना किया था। उसके अलावा अब तक हमने जो भी लड़ाइयां लड़ी थीं, उनमें से किसी ने भी मेरे रथ को वास्तविक चुनौती नहीं दी थी। दुश्मन मूर्ख नहीं था, वह अपनी कमजोरी मुझसे बेहतर जानता था। अगर वे इतने भव्य तरीके से यहाँ आए थे, तो उनके पास जरूर कोई दूसरी बैकअप योजना होगी, जिसका अंदाजा मैंने पहले ही लगा लिया था। जंप के विपरीत, मैंने अपने रथ के सुरक्षा घेरे और उन हमलों के बीच की टक्कर को नहीं देखा। इसके बजाय मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और वहां मुझे आखिरकार एक चमकता हुआ लाल बिंदु दिखाई दिया। वाकई वे उसी पुराने हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं धीरे से बुदबुदाया और मेरी बातों ने जंप का ध्यान खींचा। धत, वह तो स्टार वेपन है, उसने गाली दी और फिर मेरी ओर मुड़ते हुए चिल्लाया, हमें भागना होगा वरना हम मारे जाएंगे। क्या तुम्हें कभी आश्चर्य हुआ है कि इल्यूशनिस्ट्स का गॉडली टीयर ज्यादा शक्तिशाली है या एंजल्स का स्टार वेपन? क्या? हमला जारी रखो। जैसे ही मैंने अपने अंदाजे की पुष्टि की, मैंने शांत स्वर में आदेश दिया। फिर वापस मुड़कर इतने पॉइंट्स डाले कि वे 10 लाख तक पहुंच गए। फिर मैंने अपने रथ का पूर्ण शक्ति वाला संस्करण फुली पावर्ड वर्जन सक्रिय कर दिया। क्या तुम पागल हो? जंप ने साफ डर में पूछा। पिछली बार हम किस्मत से अपनी जान बचाकर भाग पाए थे। वह उन 3 हमलों का जिक्र कर रहा था जो हमें तब मिले थे जब मैं उससे पहली बार मिला था। बेशक उसे डरने का पूरा हक था, लेकिन किसने कहा कि हम बिना सुरक्षा के थे? स्टार वेपन इल्यूजनिस्ट्स के उस गॉडली टीयर हथियार जैसा नहीं था। इसके अलग अलग चरण थे जो इसके खौफ को श्रेणियों में बांटते थे। मैं यह नहीं कहूंगा कि दोनों बराबर नहीं थे, लेकिन स्टार वेपन का पूरी तरह से चार्ज किया गया हमला इल्यूजनिस्ट्स के गॉडली टीयर के बराबर होगा। लेकिन स्टार वेपन को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए और समय चाहिए था। इसका मतलब था कि एंजल्स अपने लक्ष्य यानी हमें खोने का जोखिम उठाएंगे। अगर हमने स्टार वेपन को अभी की तरह पहले ही देख लिया, तो हम बस उसके हमले के दायरे से बच सकते हैं और दुश्मन की सेनाओं को उसका घातक वार झेलने दे सकते हैं। अगर वे ऐसा करते, तो वे अपनी अधिकांश सेना को मार डालते और अंत में अपना लक्ष्य भी खो देते। वे ऐसा करने के लिए मूर्ख नहीं थे, इसलिए वे उस घातक हथियार के केवल साधारण संस्करण को सक्रिय करेंगे। जैसे ही मैं वापस सामने पहुंचा और जैसे ही मैंने देखा कि रथ का घेरा पूरी शक्ति वाले संस्करण से मजबूत हो गया है, स्टार वेपन का हमला उम्मीद के मुताबिक हुआ। हम मरने वाले हैं, जंप एक अजीब घबराहट में चिल्लाया। दोस्त, खुद पर थोड़ा काबू रखो, हम यहाँ नहीं मरेंगे, हमला जारी रखो। उन घातक लाल किरणों की बौछार के नीचे भी मैंने अपने रथ को पीछे नहीं हटाया और उसे आगे बढ़ाता रहा। पूरी शक्ति वाले संस्करण में रथ की गति वास्तव में अद्भुत थी। बस कुछ ही मिनटों में, और जैसे ही घातक स्टार वेपन का हमला रुका, मेरे रथ ने दुश्मन सेनाओं के बीच चौड़े रास्ते बना दिए। उन लोगों का तो जिक्र ही क्या जो रथ के पास खड़े थे जब हमला हुआ, वे भूनकर मरे हुए मांस में बदल गए। फिर भी सबसे घातक हथियार रथ खुद था। यह एक चलते फिरते पीसने वाले किले की तरह था, जो रास्ते में आने वाले हर किसी को मार रहा था। अपनी तेज गति के साथ इसके सामने कुछ भी नहीं टिक पाया, तब भी नहीं जब उन्होंने मजबूत रक्षात्मक वस्तुओं का इस्तेमाल किया। धत, तुम बहुत निर्दयी हो। जंप भी ये देखकर चौंक गया। यह उम्मीद के मुताबिक था। आखिर कुछ मिनट पहले वह घबराहट में चिल्ला रहा था, जबकि मैं अपने रथ और सेनाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मारने में लगा था। और आधे घंटे के भीतर ज्यादातर दुश्मन मारे गए और बाकी पास के 2 किलों की ओर भाग गए। चलो लूट इकट्ठा करते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई का मतलब था कि मुझे बहुत सारी लूट मिलेगी। मैं सामान्य रूप से नीचे नहीं उतरा और इसके बजाय मैंने बाजार से खरीदी गई एक रस्सी का इस्तेमाल किया और जंप की तरह सीधे जमीन पर कूद गया। और जंप ने भी वही किया। क्या हम उन पर हमला जारी रखेंगे? उसने पूछा। वे पहले से ही अपने जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें कोशिश करने दो, जब तक वे अपने किलों के अंदर नहीं दुबक जाते।
मैं उनकी सेनाओं के सामने पीछे नहीं हटूंगा। लूट इस बार वाकई बहुत बड़ी थी, इसकी उम्मीद भी थी। आखिरकार उन्होंने हमारे खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए अपने कुछ कुलीन एलीट्स योद्धाओं को भेजा था। मुझे मिले 2 करोड़ सिक्कों के अलावा स्टैट पॉइंट्स की भारी संख्या ने मेरे रथ पर वापस लौटने के बाद भी मेरे चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। 5 मिलियन स्टैट पॉइंट्स। धत, किसने कहा था कि युद्ध धन का स्रोत है? वह बिल्कुल सही था। जैसा कि जंपर को उम्मीद थी, हमें अब वैसा कड़ा प्रतिरोध नहीं मिला। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, दुश्मनों की सुदृढ़ीकरण टुकड़ियों का आकार भी कम होने लगा। वे अपने सैनिकों को बिखेर रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर तब पहुंचा जब मैंने 10वें समूह को मारा, जिसमें 500 सैनिक भी नहीं थे। हाँ, ये वाकई एक घातक चाल है। जंप ने सिर हिलाया, लेकिन मैं जानता था कि चीजें इतनी आसान नहीं थीं। हम अब उस बिंदु से दूसरी ओर थे जहां से हमने शुरुआत की थी। मेरे रथ की मध्यम गति से भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तय करने में आधा घंटा लग सकता था। अगर मैं उनकी जगह होता, तो मैं बस अपनी सेनाओं को तितर-बितर कर देता और उन्हें विपरीत दिशा में भेज देता। जाहिर है, इसका मतलब ये भी था कि वे हर बार बड़ी संख्या में सेना भेजेंगे, इस डर से कि शायद वे दोबारा ज्यादा सेना न भेज सकें। क्या हम अब किलों पर हमला करेंगे? जंप दुश्मनों के छोटे समूहों को मारने से ऊब गया था, लेकिन मैंने सिर हिलाया। अब खेल का स्तर बढ़ाने का समय आ गया है। जैसे ही दुश्मन इस जाल में फंसा, मैंने अचानक अपने रथ की दिशा बदल दी। रुको, क्या हम अब शहर जा रहे हैं? जंप ने फटी आंखों से मेरी ओर देखा। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विकल्प है? मैंने कुछ नहीं समझाया और इसके बजाय अपने रथ का पूर्ण शक्ति वाला संस्करण, फुली पावर्ड वर्जन सक्रिय कर दिया। उसे मिली गति ने उसे सचमुच जमीन के ऊपर उड़ा दिया और वह शहर की दिशा में बिजली की तरह कौंधने लगा। मुझे लगा कि हम पहले छोटे शिकारों को मारेंगे। जंप ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। दोस्त, मुझ पर थोड़ा और भरोसा रखो। तर्क के अनुसार मुझे बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए था जैसा उसने सोचा था। मैंने युद्ध के उस देवता का संदेश मिलने से पहले शुरू में यही करने की योजना बनाई थी। बेशक यहाँ की लड़ाइयाँ कठिन थीं, लेकिन अगर मुझे युद्ध के उस उच्च देवता को प्रभावित करना था, तो मुझे केवल शारीरिक शक्ति से अधिक कुछ दिखाना था। चालाकी युद्ध जीतने की एक प्रमुख कुंजी है। किसने कहा कि युद्ध केवल संख्या और ताकत से जीते जाते हैं? ये पूरी तरह सही नहीं है। युद्ध मुख्य रूप से धोखे से जीते जाते हैं, और मैंने अभी अभी अपने दुश्मनों को धोखा दिया ताकि वे अपनी ज्यादातर शक्तिशाली सेनाओं को शहर से बाहर भेज दें। अगर शहर को मेरे शुरू करने से पहले एक शक्तिशाली किला माना जाता था, तो अभी यह एक खाली किले की तरह था जो मेरे कब्जे का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा मुझे एक जरूरी काम क्वेस्ट मिला था जिसे मुझे किसी भी चीज से पहले पूरा करना था। अपनी वीर पुकार हेरोइक कॉलिंग का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए मुझे एक द्वार गेट जीतना था। जिक्र करने की जरूरत नहीं कि सारा और उसकी बड़ी सेना अपनी भूमिका निभाने के करीब थी। मैंने उनके तैयार होने के लिए यहाँ पर्याप्त समय बर्बाद कर दिया था। चूंकि मेरे शतरंज के सभी मोहरे अपनी जगह पर थे, इसलिए अब शह और मात चेकमेट की चाल चलने का समय था। हमारी वर्तमान स्थिति के अनुसार मुझे आश्चर्यजनक रूप से जमीन की दूसरी ओर कुछ दिखाई दे रहा था। वहां एक बड़ा द्वीप था जिसमें एक गहरा घाव जैसा छेद था। क्या ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला द्वीप है? मैं उस दिशा में इशारा किए बिना नहीं रह सका, और जंप ने सिर हिलाया। हैरान क्यों हो? उसने ऐसे पूछा जैसे उस द्वीप को यहाँ से इतनी करीब देखना सामान्य बात हो। क्या ये न्यूयॉर्क शहर से अलग नहीं है? ये न्यूयॉर्क की तुलना में जर्सी सिटी के ज्यादा करीब है। उसने संदेह के साथ मेरी ओर देखा और पूछा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम कहाँ से हो? तुम अमेरिकी नहीं हो, है ना? वाकई में नहीं हूँ, मैंने दृढ़ता से कहा और उसका ध्यान इस विषय से भटकाते हुए पूछा, तो क्या तुम जर्सी सिटी को जानते हो? मैं पहले यहाँ कुछ बार आ चुका हूँ। उसने सिर हिलाया और जोड़ा, हमारी वर्तमान स्थिति से हम ग्रीनविले के करीब हैं। वही इल्यूजनिस्ट ऑफ मायावियों का किला है। मैं शैतानी मुस्कान के साथ अपने एक बंदी मायावी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा किला कहाँ स्थित है? मायावी जवाब देने के लिए अनुबंध से बंधा था, फिर भी वह मेरे इरादों के प्रति अधिक सतर्क लग रहा था। बेशक पिछली लड़ाइयों के दौरान हर एक मायावी को बिना किसी अपवाद के युद्ध में झोंक दिया गया था। उन्होंने देखा था कि मैंने उन प्रजातियों के साथ कितनी बेरहमी से व्यवहार किया था, यहाँ तक कि हजारों की संयुक्त सेना और एंजेलिक स्टार वेपन की सहायता भी मुझे नहीं रोक सकी। यह उस दिशा में है। अपनी इच्छा के विरुद्ध उसने एक दिशा की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। ये न्यू जर्सी सिटी यूनिवर्सिटी की दिशा में है। जंप ने कहा,
ऐसा लगा जैसे उसने उस दिशा को पहचान लिया हो। स्वामी का मित्र सही कह रहा है, मायावी ने सिर हिलाया। हमारा किला मानव शिक्षा के एक बड़े स्थान के ठीक दक्षिण में स्थित है। तो बात अब गॉथिक नाइट्स तक आ गई है। जंप को उस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ याद आया। क्या तुम इसे जानते हो? मैं पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे अगले साल वहां दाखिला लेना था, उसने उदास स्वर में कहा, लेकिन जैसा कि तुम देख सकते हो, प्रलय में भी मुझे वहीं जाना पड़ रहा है। यही नियति है दोस्त, मैं आगे देखते हुए मुस्कुराया। यहाँ तैनात 5 बड़ी प्रजातियों और उनकी सेनाओं में से मेरा पहला दुश्मन कौन होगा? निश्चित रूप से वह जो उन मुख्य सेनाओं से दूर तैनात था जिन्हें मैंने पहले लुभाया था। और इसके ऊपर एक ऐसी सेना जिसने अपने शस्त्रागार के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक को पहले ही खो दिया था। उस गौटियर ईश्वरीय आंसू का उपयोग करने का मतलब था कि वे अब शेर नहीं बल्कि मेमने थे। इसलिए मेरी सारी तैयारियां उनके किले पर हमला करने की थीं। मुझे लगा था कि उन तक पहुंचने के लिए मुझे किसी अन्य प्रजाति के किले से होकर गुजरना होगा, लेकिन मेरे दुश्मन मेरी सोच से ज्यादा घबराए हुए थे और उन्होंने मेरी मात वाली चाल के लिए पहले ही बिसात बिछा दी थी। शहर न्यूयॉर्क से भी ज्यादा तबाह लग रहा था। मैं अभी भी शहर के कई स्थानों से धुएं की मोटी लपटें उठती देख सकता था। पहली नज़र में न्यूयॉर्क बहुत बड़ा लगता है, लेकिन किसी कारण से इस शहर से मुझे जो एहसास मिला उससे मुझे लगा कि इसने न्यूयॉर्क की तुलना में कहीं अधिक क्रूर लड़ाइयाँ देखी हैं। अहम सम्मानित मानव जाति है, हाय, क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ? जैसे ही मैंने शहर में प्रवेश किया और ऊंची क्षतिग्रस्त इमारतों के बीच अपने बड़े रथ के लिए साफ रास्ता खोजने की कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से यह अचानक आवाज़ सुनी, देवदूत, एंजल्स। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। 3 देवदूत न्यूयॉर्क शहर में जिन्हें मैं जानता था उनके जैसे ही दिख रहे थे, बस मामूली अंतर था। ये तीनों आकार में थोड़े बड़े लग रहे थे और उनके आसपास की ऊर्जा और दूसरों की तुलना में कहीं अधिक भारी थी। तो उन्होंने अब तक बहुत सारे आशीर्वाद अंक ब्लेसिंग पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। दिलचस्प, तुम क्या चाहते हो? उनके प्रकट होने के बावजूद मैंने अपने रथ की गति धीमी नहीं की। मैं जानता था कि वे नेक इरादों के साथ यहाँ नहीं आए होंगे। अगर उन्होंने अपनी बिखरी हुई सेनाओं के इकट्ठा होने तक मेरा समय बर्बाद करने के बारे में सोचा है तो यह उनकी भूल होगी। हम शहर में आपका स्वागत करना चाहते हैं, बीच वाले ने, जो उनका नेता था, एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो किसी भी तरह से दोस्ताना नहीं थी। तुमने पहले ही मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया है, मैंने तिरस्कार से कहा। क्या तुम भूल गए? हडसन नदी की वह लड़ाई वाकई एक अच्छा अभ्यास थी। हम उस बारे में कुछ नहीं जानते। उसने बेशर्मी से नाटक किया और यहाँ तक कि जंप ने भी उन्हें आश्चर्य से देखा। हम केवल इस शहर और इसके जिलों से संबंधित मुद्दों पर शासन करते हैं। हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर की है, ये दोनों शहरों की है। जंप उनकी बकवास सुनने के मूड में नहीं लगा। दोस्त, उन्हें जो कहना है कहने दो। अंत में हम उनकी सुनने वाले नहीं थे। क्या चाहते हो तुम? जैसे ही देवदूत कोई और घटिया जवाब देने वाले थे, मैंने सीधे पूछा, मैं यहाँ थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए अगर तुम्हें बुरा न लगे तो बोलो या दफा हो जाओ। आराम से सम्मानित मानव जाति है, उनके उस नेता ने चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, इतने घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर दूंगा जैसे कि तुम यहाँ हो ही नहीं, मैंने उनकी ओर पीठ फेरते हुए कहा। फिर अगले ही पल तीनों झपटे के साथ मेरे सामने आ गए। हम बस शहर में लड़ रही प्रजातियों के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव देना चाहते हैं, बीच वाले ने एक ईमानदार देवदूत का नकाब पहनकर कहा। मार्गदर्शक के रूप में हम संतुलन चाहते हैं और सभी प्रजातियों के भविष्य की समृद्धि की कामना करते हैं। बिल्कुल, मैंने बिना किसी ईमानदारी के सिर हिलाया। तो तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? अहम, क्या आप इस पर थोड़ी बात करने के लिए रुक सकते हैं? बगल वाले एक देवदूत ने ऊपर से जितना संभव हो सके विनम्र बनने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे अपने रथ को तुम्हारे शहर में घुमाना पसंद है। मैंने कंधे उचकाए। अगर तुम चाहते हो कि मैं गाड़ी न चलाते हुए बात करूं, तो तुम्हें कुछ घंटे इंतजार करना होगा। आराम करने से पहले मुझे शहर में कुछ छोटे काम करने हैं। देवदूतों के चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। वे गाली देना चाहते थे, अपना अहंकार और गंदा चेहरा दिखाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं कर सके। आखिरकार मेरा चैनल प्रसारण मेरा समर्थन कर रहा था, इसलिए इन सब के बावजूद वे केवल एक विनम्र और शिष्ट अभिव्यक्ति ही दिखा सकते थे, भले ही उनके चेहरे गुस्से और हताशा से लाल हो रहे थे। हमें अपने शहर के अंदर युद्ध पसंद नहीं है, उनके नेता ने ऐसे कहा जैसे वह अपने दांत पीस रहा हो। यहाँ की सभी प्रजातियां शांति और सद्भाव से क्यों नहीं रह सकती? आप एक दूसरे से क्यों लड़ते और मरते हैं?
यह मुझे दुख पहुंचाता है। भाड़ में जाओ। जंप मुझसे ज्यादा सीधा और कम धैर्यवान था। उसकी तुरंत की गई टिप्पणी से मेरी हंसी छूट गई। सम्मानित मानव जाति जंप, आप ऐसी खूनी प्रकृति के साथ नहीं रह सकते। यह आपके लिए लंबे समय में अस्वस्थ है। क्यों न मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दूं? मैंने जंप का हाथ पकड़कर उसे एक पल के लिए पीछे रोका। तुम उन सभी प्रजातियों को वापस उनके संसार में क्यों नहीं ले जाते जिन्होंने मेरी दुनिया पर हमला किया है? हम ऐसा नहीं कर सकते। तीनों देवदूतों ने एक साथ सिर हिलाया। यह महान प्रलय की व्यवस्था है। हम सभी को महान रचनाकारों की महान योजना का पालन और सेवा करनी चाहिए। झूठे और पाखंडी लोग। मैंने चीखते हुए देवदूतों के उस झुंड को छोड़ दिया जो न्यूयॉर्क शहर वाले तीनों की तुलना में अधिक चतुर और बेशर्म थे। तो युद्ध यहाँ तब तक जारी रहेगा जब तक मैं उन सबको मार नहीं देता। मैंने इसे ऐसे कहा जैसे यह फैसला करना मेरे हाथ से बाहर की बात हो, लेकिन ये काफी चुनौतीपूर्ण साबित होगा। नेता रुका ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि मुझे उसकी बातों के बीच छिपी धमकी समझ आ गई है। हर समय ऐसी खूनी लड़ाई होना अच्छी बात नहीं है। मुख्य कार्य मैक्वेस्ट सक्रिय होने तक इंतजार क्यों नहीं करते? एक बार नियम तय हो जाने के बाद हम सभी महान रचनाकारों की इच्छा का पालन कर सकते हैं। भाड़ में जाओ। जंप ने फिर से गाली दी और मैंने उसकी ओर देखकर बस अपनी आंखें घुमा लीं। जंप, हमारे मार्गदर्शकों के प्रति थोड़े और विनम्र बनो, मैंने उपहास से भरे स्वर में कहा। उन्होंने हमारी जाति की पीठ में छुरा घोंपा और उनमें इतने मासूम दिखने की हिम्मत है और वे हमें ठगने की कोशिश भी कर रहे हैं। कृपया उन्हें और सम्मान दिखाओ। गंदे चूहों का घातक जाल के अलावा कोई बेहतर अंत नहीं होता। उसने तिरस्कार किया और चुनौती के रूप में अपना भाला देवदूतों की ओर घुमाया। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और द्वंद्वत युद्ध में अपनी औकात दिखाओ। तुम। जंप के अशिष्ट जवाब ने उन्हें विस्फोट की कगार पर पहुंचा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए जंप को थोड़ा किनारे धकेल दिया। उसके लिए माफ करना, बस मेरे दोस्त को गंदे लोग पसंद नहीं हैं। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। तीसरे देवदूत का गुस्सा बेकाबू होता लग रहा था, लेकिन उसके नेता ने उसे तुरंत रोक दिया। सम्मानित मानव, कृपया इस स्थिति को और जटिल न बनाएं, एक चालाक लोमड़ी की तरह उसने कहा, और मैंने जवाब के रूप में केवल अपनी हंसी दी और फिर कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि इसे मेरे लिए और जटिल बनाओ। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें एएस नोवेल वर्ल्ड पर और चलो अगली कहानी की तरफ।